तो बच्चों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ संपूर्ण मैथ की एकदम तैयारी। हाँ बच्चों, संपूर्ण मैथ की तैयारी इस वीडियो में आप लोगों को कराई जाएगी। हर एक चैप्टर से प्रश्न आपको लेकर के मैं आया हूँ और आप लोगों को मैं बच्चों बता दूं कि आज की ये जो क्लास होगी ना, वो संपूर्ण मैथ के संपूर्ण चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और वो प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में एकदम पूछा गया है और इस बार की बोर्ड एग्जाम में पूछेगा भी मेरे भाई। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो को थोड़ा भी स्किप किए करेंगे और इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो आप बहुत बड़ी पछताएंगे भाई, बहुत बड़ी गलती करके जाएंगे आप एग्जाम में, है ना। तो इस वीडियो को देखना ना भूले भाई, है ना। अपने दोस्तों तक की बोलिए कि हाँ शिवम सर संपूर्ण मैथ के संपूर्ण चैप्टर के संपूर्ण मैथ, अरे बोलो यार, एकदम एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम कराएंगे, आपको हल करते हुए कराएंगे, एकदम हल करते हुए कराएंगे। तो आपको देखना है कि कैसे वो प्रश्न हल होते रहे। अगर आपको आ रहा है तो जिन प्रश्नों का आपको उत्तर भी पता है उसका प्रश्नों का भाई आप लोग आंसर कमेंट में जवाब देते रहिएगा, ठीक है। और बच्चों आप लोग कॉपी कलम लेकर के एकदम बैठ जाओ फटाक से। क्वेश्चन को खाली अपने कॉपी पर नोट करो, क्वेश्चन को नोट करो कि ऐसे कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर वो शिवम सर बता रहे हैं। तो क्वेश्चन को नोट करो, आप कैलकुलेशन को नोट मत करो, कैलकुलेशन को देखो कि कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है, आपको दिमाग बैठाओ, है ना। और आप चाहते हैं करना तो करिए, लेकिन पहले आप एक पन्ने ले लीजिए सादा और उस पर एक जो भी मैं प्रश्न लिखूंगा उसको पहले आप नोट करता है। और जब आपको ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप खुद ही बैठ करके उस प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिए, क्योंकि आप ऐसा देखने से नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस अपने खुद से मतलब खुद से आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आप नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मेरे भाई आज इस वीडियो को देख लो पूरे अंत तक, फिर अपना रिविजन कर लो। उसके बाद जाने के पहले एक दिन रिविजन कर लेना, एकदम देखना कितना मजा आ जाएगा और कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग का बच्चों रिजल्ट आएगा, है ना। तो देर नहीं करेंगे और हम चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ, क्योंकि बच्चों आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है और मैं आप लोगों से, मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का नंबर जो है अच्छा से अच्छा है, बेहतरीन से आए और माता पिता का अपना नाम रोशन भी करें। तो बच्चों देर ना करेंगे और अंत में एक बार और बोलेंगे कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलें तो चलते हैं मेरे भाई अपने प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ चुके हैं और ये प्रश्न आप लोगों को देखना होगा और देख करके समझना होगा कि ये प्रश्न आप लोगों को किस चैप्टर का है। तो बच्चों ये प्रश्न आपके त्रिकोणमिति चैप्टर से हैं और देखिए आपके इस वीडियो में ना कहीं से एकदम ताबड़तोड़ तरीके से एकदम क्वेश्चन आपके सामने फेंकूंगा। कोई भी चैप्टर, ये नहीं कि एकदम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन रखा हूं, नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे रखा हूं ताकि आपके दिमाग जो है ना एकदम घूमता रहे, हर एक चैप्टर में जाए, हर एक चैप्टर के फॉर्मूले पर जाए और आपका कॉन्सेप्ट वहां पे लागू करने के लिए आपका दिमाग एकदम उतावला हो जाए, है ना। आपको दिमाग को एकदम चलाना है एकदम फास्ट तरीके से, है ना, कि कौन से प्रश्न में कौन सा हम फार्मूला लगाएं। आपका एकदम दिमाग एकदम घुमा देंगे बच्चों, एकदम बैठा हुआ दिमाग ना तुमको एकदम दौड़ा देंगे। अभी देखो इस वीडियो में कितना आप लोग सीख जाओगे। चलिए तो इस प्रश्न में मेरे भाई कह रहा है क्या कि 8 sin स्क्वायर ए प्लस 8 cos स्क्वायर ए। बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले प्रश्न है कि 8 sin स्क्वायर ए और प्लस 8 cos स्क्वायर ए। बच्चों जब ऐसे प्रश्न आएगा ना, क्या करना कि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 को कर लेना कॉमन, तो बच जाएगा sin स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए। बचेगा कि नहीं बचेगा बाबू? हाँ सर बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर 8 है तो बच्चों हमने 8 लिखा और आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना होता है? तो बच्चों sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए आपको पता होगा कि 1 होता है, कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इस पूरे की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 8 में 1 से गुणा करोगे 8 आंसर हो जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, इसलिए कि ताकि आप समझिए, सॉल्व करिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो बच्चों को आंसर पता है एकदम फटाक से अपने कमेंट सेक्शन में बताते रहें। चलो बच्चों ये उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत प्रश्न रखा हूं, एकदम धांसू प्रश्न रखा हूं यार। अभी तो पहले आप मैं इजी से स्टार्ट कर रहा हूं ना, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, अंत में जाते जाते इतना धांसू सवाल आपको एकदम फेमस एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दूंगा भाई कि आपको एग्जाम में एकदम वही लड़ेंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे। चलिए बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर में प्रश्न कर रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एकदम पिछले वाले प्रश्नों की तरफ ये भी प्रश्न है। और बच्चों आपको एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा और ये प्रश्न देगा तो आपको बहुत ही घुमा कर देगा। सिखाएंगे बहुत ईजी, लेकिन देगा भाई एग्जाम में बहुत ही थोड़ा कठिन घुमा देगा, और वो भी कठिन घुमा देगा तो मेरे प्यारे रसगुल्लो तुम करके आ जाओगे। मैं है तो हम है तो किस बात के गम है, हमें बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको गलती नहीं करके आना है। तो 9 sec स्क्वायर ए
और माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। क्लियर है बच्चों, यहाँ से 9 है, यहाँ से 9 है, 9 को कॉमन कर लो तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है सर 1 होता है, तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आंसर 9। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, ऑप्शन नंबर है आपका 9। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ए इज राइट आंसर है। बच्चों अगर यही प्रश्न आपको ऐसे दे दे कि 9 10 स्क्वायर ए और माइनस 9 10 सेक स्क्वायर है, क्या दे दे बाबू, सेक स्क्वायर ए दे दे, और बच्चों आपसे कह दे कि आप बताइए इसका मान कितना होगा, और बच्चों यही गलती करके आते हैं एग्जाम में बच्चों, आप सीख करके जाएंगे ये फटाक से मार देंगे 9 और गलती करके आ जाएंगे वही कि कहोगे कि भाई हमारा सही है, सही नहीं है भाई, गलती करके आ जाओगे 9 जो मारेगा बच्चा। और देखो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो हमने 9 कॉमन कर लिया तो बच जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ये बच्चों बताओ क्या 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान 1 होता है? नहीं सर, 1 तो इसका मान थोड़ी होता है, मान 1 तो इसका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का। तो सर जी इसको क्या करेंगे तब कि 1 होगा? तो सर जी हम करेंगे क्या कि माइनस कॉमन करेंगे, और जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो ये आगे वाला पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बच्चों बोलो क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बन गया? हाँ सर बन गया। तो इसका वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो माइनस 9 गुणे 1 तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9। यानी कि जब आगे पीछे करके देगा बाबू तो उस समय आपको याद रखना है कि माइनस का 9 होगा, यानी माइनस लग जाएगा। क्लियर है? और लेकिन जब सीधा सीधी देगा उसका मान 1 होगा तो उसका मतलब कि 9 कम ना होगा। तो यही गलती आपको करके नहीं आना है, और एग्जामिनर जानता है कि बच्चा ये सब रट लेगा और रट के 9 9 9 फटाक से मार देगा, और हम दे रहे हैं थोड़ा ये घुमा करके क्योंकि इस पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करना है और यही गलती आपको पकड़ना है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चले मेरे प्यारे रसगुल्लो आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पे, और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि संख्या 0.6 को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करो। बाबू इसको हमको p बटे क्यू के रूप में बटे के रूप में आंसर लाना है। और बच्चों देखिए कैसे लाते हैं भाई। देखिए बच्चों आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि फटाक से एकदम कैलकुलेशन ताबड़तोड़ तरीके से करिए और आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको मैं देखता हूँ कि कौन विद्यार्थी बताता है। आइए तब तक मैं बच्चों में करता हूँ इधर कि 0.6 के ऊपर बार है और 0.6 के ऊपर बार है तो उसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ये वो क्या मान लेता हूं कि माना x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार है ना, क्या मैं इस बातों को इस तरह से लिख सकता हूं कि 0.6 डॉट 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 ऐसे, यानी 6 के ऊपर बार का मतलब कि 6 बहुत बार आया है। और ये प्रश्न को मैं एकदम इजी तरीके से एक ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो पहले सवाल करके हल करके दिखाऊंगा इस सवाल को एकदम पूरी बढ़िया से, और एक आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, है ना, एकदम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आइए पहले तो बच्चों हमने क्या कर दिया कि x इक्वल टू इसको 0.6 के बार को मैंने इसको थोड़ा फैला करके लिख दिया, 6 के ऊपर बार था तो 6 6 6 लिख दिया। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर पहला, यानी समीकरण नंबर पहला। बच्चों मेरे क्या करना कि इन दोनों पक्षों में क्या करना ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो। आखिर कहोगे क्या कि सर 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं? 100 से कर सकते थे, 1000 से कर सकते थे। मेरे भाई अगर देखो ही बताओ कि कितने अंकों के ऊपर बार है, एक अंकों के ऊपर बार है तो एक के आगे एक जीरो लगा करके गुणा किया जाता है दोनों पक्षों में। यानी कि बच्चों ऊपर तो एक अंकों के ऊपर बार है, इसीलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या करने पर बच्चों? गुणा करने पर। और आओ 10 से गुणा करते हैं तो यहाँ से 10 x हो जाएगा और इधर करेंगे तो ये 6.666 होगा, यानी है ना, वही बढ़ता जा रहा है, कितना भी लिखेंगे उससे मतलब नहीं है हमको। तो यहाँ से हमने लिख दिया बाबू 6.666 ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। बाबू समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, यानी कि समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 - 1। तो यहाँ से समीकरण 2 क्या है? 10x इक्वल टू 6.666, और यहाँ से ऊपर है समीकरण नंबर 1 0.666। घटा दो भाई, है ना, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0। क्या कर रहे हैं बाबू? समीकरण 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो यहाँ से 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, यहाँ बच गया 6, बच गया भाई इक्वल टू 10 को x में से 1 x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? 9 को x बचेगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9x इक्वल टू 6 बच गया है। तो x इक्वल टू बाबू 6 बटे में क्या है? 9 है, 6 बटे में 9 है। तो यहाँ से बाबू कटा दो, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी के
6 और 3 तरीके 9, यानी कि x इक्वल टू जो आंसर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर है। क्लियर है? तो बच्चों ऐसे ही हम लोग करेंगे, इसको p/q के रूप में लाना था तो p/q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में ला दिया हमने आंसर। सर आपने एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बच्चों, ट्रिक क्या है? तो देखो प्रश्न कह रहा था कि 0.6 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त करो, है ना। अब देखो हम मैं बात बता रहा हूँ, अंक क्या है? तो 6। अंक क्या है? 6। कितने अंकों के ऊपर बार है? 1 अंकों के ऊपर बार है। और जब भी इसको ट्रिक से करना हो ना बाबू, तो जितने अंकों के ऊपर बार हो नीचे उतना 9 लगा देना, उतना 9 लगा देना। अब इसको कटा देना, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, आंसर हो गया 2/3, यानी कि फटाक से एकदम आंसर आ गया। वाह सर, इतना तो आसान, इजी तो ये कभी सीखा ही नहीं था। हाँ भाई, तो सीख लो मेरे भाई, जितने अंकों के ऊपर बार होगा नीचे उतना ही 9 होगा। अगर 2 अंक के ऊपर बार होता तो नीचे 2 9 होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये आपकी ये कंसेप्ट है, ये ट्रिक है। पहले तो हमने आपको प्रोसेस करके लाया, इसको एक लाइन में आंसर ला दिया, तो है ना मजेदार का ट्रिक। तो ऐसे प्रश्नों को भाई एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तो ट्रिक से मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत ही मजे आने वाले हैं। और मेरे भाई आपके पास समय बहुत कम है बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, और आप लोग एकदम थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए, है ना। एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिमाग को कंसंट्रेट करिए, एकदम एकदम एकाग्र करिए, है ना। अब अनर्गल बातों पर मत जाइए, दूसरे के बहकावे में मत जाइए। समझ रहे हो ना? मम्मी पापा से कह दो, मम्मी पापा हमसे कुछ दिन के लिए एकदम छुटकारा दे दो काम से, हमको पढ़ने दो, है ना। तब जाकर के बाबू तुम्हारा अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। समझ रहे हो ना? एकदम घर में एकदम पैक हो जाओ, एकदम कुछ दिन के लिए पैक हो जाओ, समय बहुत कम है बाबू, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, और प्रश्न नंबर आपके सामने बच्चों कह रहा है क्या कि निम्नलिखित बारंबारता, निम्न माने नीचे, लिखित माने लिखा गया, यानी नीचे लिखे गए जो बारंबारता हैं, और उस बारंबारता में बच्चों, उस बारंबारता बंटन में बहुलक का वर्ग ज्ञात करना है। यानी कि बहुलक का वर्ग पता करना है बच्चों, कि बहुलक का वर्ग क्या होगा। अब बच्चों बहुलक का वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, एकदम एकदम आसान है। एक छोटा बच्चा भी बता पाएगा अगर कि बहुलक का वर्ग क्या होगा। और क्या होगा भाई? तो मेरे भाई बारंबारता वाली लाइनों में चल जाना है, और बारंबारता वाली लाइनों में बच्चों ये देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन है। भाई सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई 67, 67। क्या दिखाई दे रहा है? 67। तो क्या सर यही आंसर है? नहीं बच्चों, ये आंसर नहीं है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है ना, उसके ऊपर वाले लाइनों में चल जाना, उसके ऊपर ही चले जाना। और जो तुमको दिख रहा है ना 20 से 30, तो यही मेरे भाई वर्ग अंतराल वाली लाइनों में 20 से 30 आपको पूछा था कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक का वर्ग क्या होगा। तो बहुलक का वर्ग हो जाएगा मेरे भाई 20 से 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी कि आपको जब भी बहुलक का वर्ग निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या देखना है बारंबारता वाली लाइनों में, और उसी के ऊपर टपक जाना है, पहुंच जाना है, सीढ़ी ला के चल जाना है, और उसी को उतार के आंसर मार देना है फटाक से। तो बोलो बच्चों, क्या निकाल पाओगे बहुलक का वर्ग? बोलो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। निकाल लोगे ना? बोलो आगे बढ़ें, बोलो आगे बढ़ें कि चले कि नहीं चलें? क्या यहां तक के सारे प्रश्न क्लियर हैं? कमेंट सेक्शन में थोड़ा कुछ ना कुछ रिप्लाई देता रहो भाई, देते रहो। ऐसे ही मजा नहीं आएगा, ऐसे ही मजा नहीं आएगा। बोलो आगे बढ़ें, हाँ या ना की जवाब तो दो कम से कम। चले ना? बहुत बढ़िया बच्चे, चले। तो बच्चों ये प्रायिकता वाले चैप्टर से प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और एमसीक्यू में, कि बाबू कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी मेरे भाई? जब भी घटना घटेगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों? उसकी प्रायिकता होगी कौन होगा, कौन होगा, क्या होगा, क्या होगा? हाँ भाई, उसकी घटना की, उस घटना की प्रायिकता हो जाएगी मेरे भाई 1 होगा। यानी कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता बाबू हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और जब बाबू घटना घटेगा ही नहीं, जब घटना घटेगा ही नहीं यानी कि अनिश्चित घटना होगा, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 0। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी तो 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होगी तो मेरे भाई 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बोलो बच्चों क्लियर है ना? तो 6 प्रश्न आप लोगों को यहाँ तक के एग्जाम में एकदम अब छूटने वाले नहीं है। एकदम सारे के सारे प्रश्नों को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन करना है। आगे बढ़े बच्चों। लो भैया हम लोग प्रश्न के ऊपर आ गए हैं, प्रश्न पे आ गए हैं मतलब। बच्चों प्रश्न ये क्या कह रहा है, और प्रश्न बहुत ही मस्त है। और ये प्रश्न भैया क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, बच्चों 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी है, तो एक दीवार पर टिकाने के लिए, यानी कि सीढ़ी को दीवार पर टिकाना है, तो मेरे भाई सीढ़ी कुछ इस तरीका से ही होती है क्या? हाँ सर सीढ़ी तो ऐसे ही होती है।
है ना, ऐसे टिक 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 चले के जाएंगे। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने के लिए, यानी कि एक दीवार पर टिकाने के लिए, एक दीवार पर हम टिकाएंगे, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि जो दीवार है वो 8 मीटर ऊंची है। कितने मीटर? 8 मीटर, है ना। और सीढ़ी की जो लंबाई हो कितना है? 10 मीटर है। कितना है बच्चों? 10 मीटर है। कह रहा है कि एक ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, यानी कि सीढ़ी से जब जाएंगे तो 8 मीटर की ऊंचाई पर एगो कहीं खिड़की है, उसी पर पहुंचना है, उसी के पास पहुंचना है दीवार के आधार से। तो ये दीवार है, तो दीवार के आधार से, दीवार के बच्चों आधार से, है ना, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचला सिरा, सीढ़ी के निचला सिरा की दूरी क्या होगी, यानी कि ये हमको पता करना है। ये क्या करना है बाबू? पता करना है। क्लियर है? तो ये वाला जो होता है ना, ये वाली जो आप देख रहे हैं लाइनें, ये लंब है और ये बाबू कोण है, और ये क्या है? आधार, यानी कि हमको आधार पता करना है क्या होगा। ये बच्चों आधार निकालना है, तो आधार की फार्मूला पता है? हाँ सर पता है। क्या बच्चों पता है? तो आधार स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है कि कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार निकालना जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूले से मेरे भाई, तो वहीं से निकालेंगे इसको। तो मेरे बच्चों कोण की वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर हमने कर दिया, और यहाँ से लंब की वैल्यू जो दे दिया है वो 8 दे दिया है, तो 8 का स्क्वायर हमने कर दिया, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दिए तो 100 हो गया, 8 के स्क्वायर कर दिए 64 हो जाएगा, और ये 100 में से जब 64 घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में 6 हो गया तो 3, 36 आया। और ये आधार स्क्वायर उतरता आ रहा है, और जैसे ही आधार पर से स्क्वायर हटेगा तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? रूट में। और रूट में 36 जो है वो किसकी वैल्यू होती है मेरे भाई? वो होती है 6 का, यानी कि 6 मीटर इज राइट आंसर होगा। यानी कि आधार की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई वो कितना आ जाएगी? 6 मीटर आ जाएगी। कितना मीटर आ जाएगी बच्चों? 6 मीटर आ जाएगी। तो बहुत ही मस्त, बहुत ही आप इसको प्रश्नों को बड़ा देख करके घबरा मत जाइएगा, एकदम इत्मीनान से पहले सवालों को, प्रश्नों को पढ़िएगा, एकदम उसका निश्चित है कि समाधान मिल जाएगा बच्चों, है ना। जो एकदम निश्चित है कि समाधान मिलेगा। आप सवालों को बड़ा देख करके आप खुद घबरा मत जाइएगा, सवाल तो तुमको डरा देगा एकदम, आपको एकदम सवाल को डरा देना, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से उसका आंसर देना है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप देख लीजिए कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी थी, 10 मीटर लंबी सीढ़ी थी, 8 मीटर ऊंचा दीवार था, है ना, और इसके आधार पूछ रहा था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े ना। तो बच्चों इस बार की प्रश्न बहुपद से लेकर आ गया हूं, और ये बहुपद से प्रश्न है, बहुत ही मजेदार वाले प्रश्न है, और बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि शून्यक क्या होगा। यानी कि बहुपद इतने में बच्चों शून्यक निकालना है, और शून्यक आप लोग निकालना सीख गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्नों का आप उत्तर बताएंगे बच्चों। शून्यक निकालना है, बताइए शून्यक कैसे निकलेगा? शून्यक कैसे निकलेगा? पहले हिंट दे दो हमको, बता दो जरा शून्यक कैसे निकलेगा, अगर जिन विद्यार्थियों को पता होगा। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? पता है आप लोगों को? बच्चों शून्यक निकालना हो जब भी ना, तो हम दिए गए बहुपद का हम गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करेंगे तो हमको यहाँ से एक वैल्यू मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, और जो आपको प्लस माइनस में जो दो वैल्यू मिलेगी ना बाबू, वही आपका शून्यक होगा। वही क्या होगा? शून्यक होगा। बोलो क्या यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर था? क्लियर था? क्लियर था? आगे बढ़ते हैं, आइए। तो सर जी प्रश्न क्या थे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, हाँ ना बाबू। अब यहाँ से हम बहुपद गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की प्रोसेस नहीं जानते हो तो वो भी जान लो, सीख लो इसी वीडियो में। तो बच्चों यहाँ से करते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर के आगे गुणक क्या है? 1 है, तो 3 एकम 3, 3 को मेरे भाई ऐसे गुणा करो, ऐसे मतलब 2 अंकों में गुणा करो, या 2 अंक ऐसे तोड़ो जिसको गुणा करने पर 3 आ जाए, और जोड़ के या घटा के लाओ, यहाँ वाला माइनस का 2x आ जाए। तो बच्चों क्या करोगे? तो सर 3 एकम 3 ले लीजिए, 3 एकम 3 ले लीजिए, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 भी आ जाएगा, और आप 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमको तो माइनस लाना है, तो माइनस लाना है ना सर, तो अधिक वाले अंकों के आगे माइनस लगा दीजिए, और कम वाले अंकों के आगे प्लस लगा दीजिए, और इन्हीं के आगे x लगा दीजिए, है ना। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, x के आगे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3x में से एगो x घटाओगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। आओ आगे वाले अंकों को कुछ नहीं करते हैं, पीछे वाले अंकों को कुछ नहीं करते हैं, ये टेक्निक है मेरा। आओ, और मेरे भाई माइनस 2x लाना है, उसी की जगह पे ये तोड़े हो ना, उसी बात को लिख लो, तो माइनस 3x और प्लस हो जाएगा बच्चों x, और जितना तोड़े हो इन दोनों का पेयर बना लो, जोड़ा बना लो, दोनों लोगों का जोड़ा बन गया, और जोड़ा बन गया तो आओ इसका हम लोग काम तमाम कर देते हैं। मेरे भाई x है तो x कॉमन कर लेते हैं, दोनों जगह पे x था, x कॉमन कर लिया हमने, तो x एगो x बच गया है। x जब बाहर निकले गया है तो बच्चों यहाँ पे 3 बच गया, प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिए? हाँ सर लिख दिए। इन दोनों में x है? नहीं सर, एक जगह है लेकिन एक जगह नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है बच्चों, तो 1 कॉमन होता है। 1 से x में मल्टीप्लाई x, प्लस माइनस माइनस, 1 से 3 एकम 3।
मेरे भाई यहाँ पर जितना ब्रैकेट में आएगा ना इतना भी यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो समझ जाना कि तुम्हारा सवाल गलत है ना बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा सवाल गलत है। तो सर जी हम क्या करेंगे, नकल करके तब लिख देंगे। अरे भैया ऐसे गलती ना करो, है ना। मान लो कैलकुलेशन में आपको हाँ लेकिन ऐसे हो सकता है, लेकिन बस तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जितना आना चाहिए उतना ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा सवाल गलती होगा तुम्हारा। चलो तो x माइनस का 3 और यहाँ बच्चे हो जाएगा x प्लस का 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर दिखा देंगे, तुलना कर देंगे। x माइनस 3 को 0 के बराबर, फिर इसको भी, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो गया -3 उधर गया तो +3, और ये x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा मेरे भाई -1। यानी कि यहाँ पर हमको एक वैल्यू मिला है 3 और एक वैल्यू मिला है बाबू -1। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ से 3 -1 वाले ऑप्शन देखो कहाँ सही है। तो 3 क्या ये है, नहीं सर ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो दोनों में माइनस है। हाँ सर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, 3 -1 हमारा बहुत मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से सर हम लोगों ने अपना आंसर ला चुके हैं। बोलो बच्चों लाए हैं ना। तो यहाँ से जब भी आपको बहुपद देगा और शून्यक निकालना होगा तो बच्चों आप आसानी से निकाल पाओगे। गुणनखंड करिएगा, 2 मान आएगा, दोनों में से दोनों आंसर होगा। क्लियर है, वही दोनों आपका आंसर होंगे, शून्यक होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जितना प्रश्न आपको आसान दिखते हैं ना वही प्रश्न आपको हार्ड भी लगते हैं, बहुत ही कठिन है ना। अब उसी प्रश्नों में आप गलती करके आ जाते हो। बच्चों जितना ये प्रश्न आपको आसान दिख रहे होंगे ना उतने प्रश्न आपको एग्जाम में एकदम घुमा कर देगा। और क्या घुमा कर देगा और क्या गलती करके आएंगे वो बात आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। और उस बातों को, हमारी बातों को एकदम ध्यान से सुनो, क्या गलती करके आओगे, है ना। देखिए बच्चों पहले प्रश्न पढ़ते हैं। किसी बहुपद fx के लिए y = fx का ग्राफ दिया गया है। पहली बात तो ग्राफ हमको दिया है, दिख रहा है बहुत अच्छी तरीका से। कह रहा है कि ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि शून्य की संख्या हमको पता करना है कि इस ग्राफ में शून्य की संख्या क्या होगी। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको कुछ चीज लिखा गया है, fx लिखा है, fx लिखा है। तो मेरे भाई जिसके पूछे ना शून्यक उसी का आप शून्यक निकालिए, है ना। आपको fx का तो आपको किताब में निकालना सिखाया होगा और बच्चों आपको गुरुजन जो पढ़ाए होंगे वो सिखाए होंगे। तो मेरे भाई fx के शून्यक की संख्या निकालना है ना, तो हमको ये देखना है कि x अक्ष वाली लाइन कौन है। यहाँ पर अगर fx है तो यानी कि x के ही लाइन पर हम केवल ढूंढेंगे कि शून्यक की संख्या कितनी है। अगर fy देता तो हम y की रेखा पर यानी कि y वाले अक्ष पे हम देखेंगे कि शून्यक की संख्या कितनी होगी। तो fx की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो शून्यक की संख्या तब ज्ञात होगा या तो इस लाइनों को कट किया होगा कोई रेखा, या तो उसको टच किया होगा। तो ये बताओ कि टच किया है ना कितनी बार, 1 बार, 2 बार और यहाँ पर 3 बार, यानी कि शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा बाबू इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। क्या गलती करके आओगे, यही गलती करके आओगे। fx है और तुम fx के रट जाओगे खाली कि यही लाइन पर जब आई तो हमने ये काटी तो गिन करके हम काउंटिंग करके मार देंगे टिक, लेकिन गलती कर दोगे, वो आप ध्यान ही नहीं दोगे, पढ़ोगे नहीं और ऑप्शन प्रश्न में दे देगा fy के शून्यकों की संख्या। तो fy शून्यकों की संख्या देगा तो उस समय आपको y पर देखना है, y पर देखना है बच्चों। तो y पर कितनी बार काटा है, y वाले अक्ष पर 1 बार काटा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1। क्लियर है। तो जिस पर पूछे उसी की शून्यकों की संख्या देखना, है ना, नहीं तो यही गलती करके आ जाओगे, है ना। बहुत बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, समझ रहे हो ना। और आप समझेंगे कि हम गलती करने ही नहीं है, बहुत हमारा एकदम इजी प्रश्न था और हमने उसको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है ना। आंख मूंद के एकदम बहुत सारा आसान था। इस प्रश्नों को तो हम इग्नोर करके चलते थे, तो इग्नोर करने के नहीं चलता था, इग्नोर करके नहीं चलना है ना। नहीं भी प्रश्न आ रहा है उस प्रश्नों को भी एकदम 1-2 बार थोड़ा देख लिया करो, ताकि उसमें कुछ लीकेज यानी कि कुछ बातें तो नहीं छुपी हुई है इसमें। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नों को तो बच्चों आप लोग धुआं में उड़ा दोगे, है ना। त्रिकोणमिति में ऐसा प्रश्न, त्रिकोणमिति से ये प्रश्न जो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसको कर नहीं पाएगा। अरे भाई ये नहीं कर पाए तो समझो कि आप क्या कर पाओगे। एकदम सिंपल प्रश्न है बच्चों। sin थीटा = 4/5 है, तो cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो मेरे भाई आप पहले ही बताओ कि cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर पहले cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए बच्चों। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कोण होता है ना। cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे कोण। चूंकि बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो हमने क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये बताओ कि आधार और कोण का मान अगर निकल जाएगा तो हमारा cos थीटा का मान निकल जाएगा। यानी कि sin थीटा = बच्चों दिया था 4/5 और sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण।
ये बच्चों लंब का तो मान दिया है, कोण का मान दिया है, क्या आधार का मान दिया है? नहीं सर, नहीं दिया है। अगर जिस दिन आधार का मान निकाल लेंगे हम, उस दिन हमारा वैल्यू निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी ना। तो सबसे पहले हम भागेंगे आधार के पास कि आधार कैसे निकलेगा। तो मेरे भाई आधार स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों कि कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। कोण की वैल्यू कितनी है? तो कोण की वैल्यू यहाँ से बच्चों हो जाएगी 5, और 5 क्या कर देंगे स्क्वायर, और 4 की वैल्यू, ये जो लंब का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 25 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 9। जब ये आधार स्क्वायर उतरता आ रहा है, जैसे ही स्क्वायर हटेगा आधार पर से, तो मेरे भाई ये वैल्यू हो जाएगी रूट में, और रूट में जब हो जाएगी बच्चों, तो जब रूट में 9 जो दिख रहा है वो किसकी वैल्यू है? 3 का, यानी कि जो आधार की वैल्यू है 3 आ गई है। जब आधार का मान 3 निकल चुका है बच्चों, तो क्या आसानी से तुम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लोगे? हाँ सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। और यहाँ से हम देख पाएंगे सर कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला आधार बट्टे में कोण का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कोण है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगाया है। आधार की वैल्यू निकाल चुके हो 3, और बटे में कोण की वैल्यू आपको पता ही था पहले से 5, तो मेरे भाई इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9/25। और बताओ ऑप्शन नंबर कौन सही है? बताओ ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसका राइट आंसर बताओ फटाक से। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ से प्रश्न जब आएंगे आपको तो भैया छोड़ के नहीं आना है। आपको ये देखना है कि जब इसका मान देगा और इसका पूछेगा तो इसको निकालने के लिए हमको क्या चीज़ें चाहिए, है ना, किसकी कमी पड़ रही है, उसको पहले बुलाएंगे और तब जाकर इसका मान निकालेंगे, है ना। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न होते हैं ना बच्चों, कुछ कुछ प्रश्न होते हैं जो क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव में देता है और लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए देता है, और वो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं ना बच्चों। ये प्रश्न है समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी का है तो इस प्रश्नों को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं ना इस प्रश्नों को, आप इस प्रश्नों को दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करेंगे और सब्जेक्टिव के लिए यानी कि लिखित के लिए हम लोग कैसे करेंगे, दोनों तरीके से आप लोग को मैं इस प्रश्नों को बता देता हूं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहले देखता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मेरे भाई कौन सा पद पूछ रहा है? प्रश्न दे रहा है समांतर श्रेणी एपी इतना 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 क्या, 9वां पद क्या होगा? क्या पूछा है आपसे बच्चों? 9वां पद पूछ रहा है कि 9वां पद क्या होगा। आपको पता है कि 9वां पद के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हाँ सर बिल्कुल, 9वां पद के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं a+8d, एगो कम करके। 10वां पद पूछे तो a+9d, 12वां पद पूछे तो a+11d, तो 9वां पद पूछे तो एक कम करके लिख दो, एक कम करके लिख दो भाई, तो a+8d। तो सर ए और डी का मान कहाँ से निकालेंगे? तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला वाला जो पद होता है वो ए का मान होता है ना, और दूसरे में से पहला घटा देंगे तो डी का मान होता है। तो 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 1, और 8 गुणा डी की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 8 दूनी 16, 16 एक हो जाएगा मेरे भाई 17। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तो हो गया बहुविकल्पी तरीके से करने का तरीका, है ना, मने मने हो जाएगा हल, है ना, एकदम थोड़ी सी देर में। आओ अब निकालते हैं मेरे भाई, आपको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कैसे लाएंगे। तो मेरे भाई आपको पता है कि 9वां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होगा। क्लियर है बच्चों? कितना होगा? डी होगा। क्या होगा बच्चों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आगे देखो, तो an इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना 1, और प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 9वां पद यानी कि 9 हो जाएगा, और एक 1 तो 1 ही है, और d की वैल्यू आपको पता है कि आप 2 निकाले हो, यानी कि a9 का मान हम निकाल रहे हैं, यानी कि 1 प्लस 9 में से 1 जाएगा बाबू, यहाँ से 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो पुनः हो जाएगा 17। अरे वाह सर, यानी कि दोनों तरीका से एक ही आंसर आया। हाँ बच्चों, ये दोनों तरीका से आपका एक ही आंसर है। तो ये तो हो जाएगा आपसे, अगर 2 नंबर में पूछेगा तब और 1 नंबर में पूछेगा तो आपको पता ही है कि आप a+8d लगा दीजिए। 9वां पद पूछा है तो, अरे जो भी पद पूछे यार एक कम करके लिख दो। 50वां पद पूछे उसे क्या मतलब है, एक कम कर लिखो, a+49d लिख दो, और ए और डी का मान निकालो, रखो एकदम सवाल में रख दो, फॉर्मूले में रखो, पुट करो, और वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। दोनों तरीका से हम लोगों ने सीख लिया है, और ऐसे प्रश्न जब आएंगे एग्जाम में तो एकदम छोड़ेंगे आएंगे ही नहीं, हम छोड़ के आएंगे ही नहीं। नहीं छोड़ना है ना बच्चों? नहीं छोड़ना है ना? हाँ सर, नहीं छोड़ना है बच्चों। लाइफ में हम लोगों को हमेशा ना ऊंची सोच रखनी चाहिए, है ना, ऊंचा सोच रखना चाहिए।
आज जब आप परसेंटेज लाना सोच रहे होंगे तो आप ये नहीं सोचते होंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो ताकि हमारे समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा बना रहे। ऐसा सोचते हो ना मेरे भाई। हमेशा आप लोग अधिक से अधिक परसेंटेज लाने की सोचिए कि अगर आप उतना नहीं आएंगे तो थोड़ा बहुत आएंगे तो आप मीडियम में रुक जाएंगे, है ना, आप लोग थोड़ा अच्छा नंबर पर रुक जाएंगे। लेकिन मेरे भाई जब उस तरह की सोच नहीं रखेंगे तो आप तो एकदम पूरा लो लेवल पे आ जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं चाहिए। देखो कहावतें कही जाती है कि सोच रखी जाती है तो हमेशा ऊंचाइयों तक यानी आसमान तक रखा जाता है, ताकि गिरेंगे लोग तो आप नहीं कहते खजूर के पेड़ पर अटक जाते हैं। तो मेरे भाई अगर आपको वहाँ से गिरेंगे तो खजूर पर तो मान लो खटक जाएंगे, है ना। अगर मान लो तुम सोच ही खजूर तक रख रहे हो तो आप गिरोगे तो कहाँ जाओगे, धरती पे आ जाओगे ना, गिर जाओगे तो एकदम जमीन पे गिर जाओगे ना। तो ऐसे लिए कह रहा हूँ कि हमेशा ऊंचाइयों तक एकदम सोच कर रखिए। अपना टारगेट रखो एकदम 90 पार 95 पार, परसेंटेज जो है 90 पार 95 पार रखो कि अगर उतना नहीं आएगा थोड़ा बहुत गिरेंगे तो आप लोग 80 और 90 के बीच में आ सकते हैं, है ना, ऐसा परसेंटेज आ सकता है। तो बच्चों आप लोग हमेशा सोच को अपनी ऊंची रखो। आइए प्रश्नों को करते हैं ज़्यादा देर ना लेते हुए। और बच्चों कह रहा है कि x यदि x इंटू 10 45 अंश cos 60 अंश और इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश, तो x की वैल्यू पता करना है। और ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, है ना, ऑप्शन 4 दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर जो विद्यार्थी को पता है कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो फटाक फटाक कैलकुलेशन करिए और बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई बता पाएगा, कोई भी लड़का, कोई भी मेरे प्यारे बच्चे बता पाओगे? आइए भाई करते हैं। कह रहा है क्या कि x इंटू 10 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश और इक्वल टू साइन 60 अंश और इंटू कॉट 60 अंश दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर दिया है। ये बच्चों एक बात बताओ कि 10 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? तो 10 45 अंश की वैल्यू होती है सर 1 इंटू कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? तो होती है 1/2 होती है। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 होती है। और यहाँ पर क्या है सर जी, यहाँ पर तो कॉट है ना, कॉट 60 अंश है ना। तो कॉट 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी? तो मेरे भाई कॉट 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी कितना होगा बाबू, कितना होगा? तो सर जी कॉट 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। कितना होगा? कॉट 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, नीचे 2 होगा, √3 से √3 कट जाएगा तो 1/2 होगा। हाँ सर हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 इज राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 1 आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो समझ पा रहे हो ना? x की वैल्यू हमको पता करना था। चले आगे बढ़े। तो बच्चों 13 नंबर प्रश्न आपके सामने, और इसमें क्या निकालना है? तो माध्य निकालना है। बच्चों 13 नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि माध्य निकालना है, और कहां से कहां तक? तो बच्चों 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक बच्चों? 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है। और माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसको हम 2 तरीके से बताएंगे बच्चों। करने के लिए आपको 2 तरीके से माध्य निकालना ट्रिक से बताएंगे बाबू, 2 तरीके से, है ना। ऑप्शन नंबर आपको हम बताएंगे पहले कौन सही होगा, उससे पहले आप जानिए कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे भाई प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस और अंतिम पद और बटे में बच्चों हो जाएगा 2। प्रथम पद क्या है? तो 1 है सर, और अंतिम पद क्या है? तो सर 9 है कि नहीं है? तो बटे में 2, और बच्चों 9 में 1 जोड़ोगे क्या होगा? तो सर 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10, और बटे में 2 तो कटा दोगे तो आंसर क्या होगा? 5 होगा। यानी कि 5 इज राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? और मेरे भाई माध्य पूछा है तो सबसे बीच वाला मान पूछा है। अब आपसे मैं बोलूं कि अगर सर इसको ट्रिक से कैसे करें बच्चों, तो एक काम करो, काम क्या करो, एक आगे से अंक काटो, पीछे से काटो, आगे से काटो, पीछे से काटो, आगे से काटो, पीछे से काटो, आगे से काटो, पीछे से काटो, और जो बच गया आंसर होगा, जो बच गया बच्चों वही आंसर होगा। समझ लो कि नहीं? यानी कि क्या बच गया? 5 बच गया। तो यानी कि बहुत आसान मेथड है ना, अरे बहुत ही आसान, इजी है ना, इजी तरीका से कर पाओगे माध्य निकालना। यानी कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का हमने माध्य निकाले हैं, और माध्य निकालना है तो एक आगे से कटाओ, पीछे से कटाओ, आगे से कटाओ, पीछे से कटाओ, और आगे पीछे काटते जाओगे, जो बीच में बच जाएगा वही आंसर होगा। कोई बच्चा के दिमाग में ये होगा कि सर जी मैंने इसको हल किया तो बीच में तो 1 अंक आया, वही आंसर हो गया, वही आंसर हो गया।
लेकिन मान के चलते हैं कि बाय द वे अगर कभी यहाँ पे दूगो अंक बच जाए, एगो इधर से कट रहे, इधर से कट रहे, इधर से कट रहे, इधर से कट रहे हैं, और मान लो कि वहां पे 2 अंक बच गए, और सर 2 अंक बच गए तो अब कैसे आंसर होगा? तो मेरे बच्चों अगर दूगो आंसर बच जाएगा, मान लो कि अगर 4 और 5 ही बच गया है ना, तो 4 और 5 ही बच गया, तो दूगो बच गया ना, तो दोनों संख्याओं को जोड़ लो और दोनों संख्या में 9 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा भाई, माध्य ऐसे ही निकाल लेते हैं, ट्रिक से निकालना है तो अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, अच्छी बात है ना। तो आपको बहुत ही आसानी तरीका से अब एमसीक्यू क्वेश्चन करना है तो आप सॉल्व ना ही करेंगे तो आप बेटर होगा, आप ट्रिक से बता दिए हैं, है ना, शिवम सर आपको बता दिए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो क्लियर है ना? आगे बढ़े। तो ये सबसे एकदम सिंपल मेथड है, आप आसानी से निकाल पाएंगे। 14 नंबर वाले प्रश्नों में आपको क्या कह रहा है, और 14 नंबर प्रश्न ना एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आने वाले ये प्रश्न है बच्चों, और इस प्रश्नों को देख करके आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि क्या हाँ सर ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से प्रश्न ये आया है ना बच्चों, आया है कि नहीं आया है? हाँ सर बिल्कुल आया है। और बच्चों आइए प्रश्नों को कैसे करते हैं सॉल्व, इसको हम बताते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रश्न कह रहा है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, यानी एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, तो एगो मीनार है और उसी मीनार की छाया इस समतल मैदान पर पड़ी है, तो कह रहा है कि छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की रूट 3 गुनी है, यानी जितनी ऊंचाई होगी उसका रूट 3 गुना क्या है, उसकी परछाई है, यानी कि छाया है ना बच्चों। तो हमको पता ही नहीं है तो मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं, है ना, h मीटर मान लेते हैं। तो हमने इसको मान लिया h। मेरे भाई कह रहा है क्या कि रूट 3 गुनी है, तो अगर यहाँ से h है अगर ऊंचाई, तो उसकी रूट 3 गुनी क्या है, उसका परछाई है ना। ऊंचाई जब h है तो उसकी परछाई रूट 3 गुना है। अब कह रहा है कि मेरे भाई सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यहाँ वाला मान पूछ रहा है। क्लियर है बच्चों? अब हमको देखना है कि इस त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में ये लंब दिख रहा है, ये आधार दिख रहा है, तो लंब और आधार किस फॉर्मूले में दिखता है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में आपको मान जो दिया है वो किसका है, तो सर लंब की जगह पे दिया है, आधार की जगह पे दिया है, तो लंब आधार हमको tan के फॉर्मूले में देखने को मिलते हैं। ये सारी कॉन्सेप्ट आपको बच्चों पता होनी चाहिए ना। आइए तो हम यहाँ से tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, और tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। बोलो क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो tan थीटा 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 फेंक देंगे ईटा। अब भाई लंब के जगह पर क्या है, तो h है, आधार क्या है, रूट 3h है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। tan थीटा हो गया। अब मेरे भाई ऊपर h नीचे h से कट गया 1 बार में, यानी कि ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया रूट में 3। अब हमको ये देखना है कि 1/√3 जो है वो थीटा के फॉर्म tan के फॉर्म में कितने अंश की वैल्यू होती है। तो मेरे भाई जो 1/√3 है वो tan के फॉर्म में 30 अंश की वैल्यू होती है। कितने अंश की बच्चों वैल्यू होती है? 30 अंश की वैल्यू होती है। यहाँ tan से tan कटा देंगे, लेकिन कटाते बच्चों नहीं है। अगर ये गलती करके आओगे तो एग्जामिनर भैया गलती कर देगा, आपको यही चीजें छोटी छोटी गलतियां आपको देखता है ना, एग्जामिनर यही छोटी छोटी गलतियां देखता है कि बच्चा करता क्या है ना। तो यहाँ से tan की तुलना करेंगे, कटाएंगे नहीं, हटा देंगे वो ऐसे ही, मान ले कि हट गया है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या बच्चों बन गया है, यहाँ से थीटा इक्वल टू 30 अंश हो गया है, यानी कि ये हमारा आंसर है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, है ना। यानी कि आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना था, यानी कि थीटा इक्वल टू हमको कोण बताना था, तो हमको निकल गया बच्चों 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक के सारे प्रश्न बच्चों आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ गए होंगे। बोलो क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं है ना क्लियर? अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न रखा हूं क्योंकि आपको भैया एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने अभी रखूंगा, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं, और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, और आपको मतलब कहने का मतलब आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, है ना, आ सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप छोड़कर जाएंगे तो आप बहुत बड़ी पछताएंगे, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि इसके बाद आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे, अगर इस वीडियो को छोड़कर जाओगे तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, है ना। अभी सब सारे के सारे अभी सिंपल क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, अभी तो सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं ना, छोटा छोटा, अभी तो आगे आ रहा है, अभी रुकते हो तो अभी तुम तो ठहरो परदेसी,
अरे मतलब तुम तो ठहरो बच्चों, अभी थोड़ा ठहरो, जरा बैठो, कॉपी कलम लेकर बैठो वीडियो के सामने, देखो, है ना। तो तुम तो ठहरो बच्चों बच्चों बच्चों। चले आगे चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं अगले प्रश्न पे, आपको 15 नंबर वाले प्रश्नों पे। और 15 नंबर प्रश्न में आपको निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता होगा कि किस चैप्टर से है, पता है ना, पता है तो ठीक है। आइए बच्चों, तो मेरे भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फॉर्मूला आपको पता होगा कि अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसी बेस पर ये बाबू इसका कैलकुलेशन होगा, है ना। तो मेरे भाई आइए हम लोग करते हैं। तो बच्चों हमको बिंदु दिया है कितना, 2,3, 2,3 दिया है ना। तो ये और एक दिया है मेरे भाई 4,1। सबसे पहली बात मेरे भाई, हमको निकालना है इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी। इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी बाबू निकालना है, निकालना है। तो बाबू फार्मूला क्या होता है दूरी का, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है ना। और कुछ बच्चे करते क्या हैं, कुछ बच्चे करते क्या है कि नहीं सर ये तो फार्मूला गलत है। बच्चों फार्मूला गलत नहीं है, ऐसा ही है। और तुम जानते हो क्या सोच रहे होंगे, और बच्चों तुम जो सोच रहे होगे तो ये लिखोगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, वो दोनों फार्मूला आपका सही है, दोनों फार्मूला सही है। अगर मैं आपको चाहूं, जरा एक मैं बात बताऊं, अगर कि 5 में से 3 घटाओगे कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं बोलूं कि 3 में से 5 घटाओ कितना होगा, -2 होगा। अगर मैं बोलूं कि इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, तो सर ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो बोलो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ये बताओ कि हम आगे पीछे कर दें तो कोई मान में अंतर आया है, नहीं सर, कोई नहीं अंतर आया है। तो बच्चों यही डिफरेंस है, आगे लिखो पीछे लिखो उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है फार्मूले में, और ना ही फार्मूले से आने वाले आंसर में, है ना। तो आंसर में मेरे भाई थोड़ा से भी डिफरेंस नहीं होगा। आप इस फार्मूला से करिए या इस फार्मूला से करिए, दोनों फार्मूला एक ही है। बट आपको आगे पीछे देख करके आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप सही हैं, है ना, सही हैं। और आपके जो पढ़ाए हुए टीचर हैं वो भी सही है ना। चलिए तो बच्चों हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आप कैसे होगा। तो हम यहाँ से x1 x2 की वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो बच्चों यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट में x1 y1, दूसरे ब्रैकेट में x2 y2 हो जाएगी। अब यहाँ से सबका मान हम रखेंगे, और रखेंगे तो x1 की वैल्यू देखेंगे तो 2 है, x2 की वैल्यू देखेंगे तो 4 है, प्लस y1 की वैल्यू देखेंगे बच्चों 3 है, y2 की वैल्यू देखेंगे 1 है ना। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ से 2 में से 4 घटाएंगे -2 जाएगा होगा, और प्लस 3 में से घटाओगे 2 होगा, और इसका स्क्वायर। अब बच्चों -2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और 4 4 जोड़ देंगे तो रूट में 8 हो जाएगा होगा। और रूट में 8 को जब तुम तोड़ोगे, तो रूट में 8 को जब तुम तोड़ोगे तो क्या कुछ इस तरीके से होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ सर बिल्कुल होगा। अब इसको हल कर दो मेरे भाई, तो इसका जोड़ा बना है, बाहर निकाल दो, 1 हो जाएगा अंदर, यानी कि 2 रूट में 2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो बोलो बच्चों क्या ये आसानी से समझ गए हो, क्या ये निकाल पाओगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा, तो क्या फार्मूला सही लगाओगे या गलत। अब कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करो या पीछे करो उससे हमको मतलब नहीं है ना। वो दोनों के दोनों ही फार्मूले एकदम सही है, समझ रहे हो ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से आप इस तरीके से आप लोग दूरी निकाल सकते हो दोनों बिंदु क्या बीच का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्नों का उत्तर बच्चों आप बताएंगे कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं बच्चों कि आप बताइए कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। वेरी सिंपल प्रश्न है बाबू, और ये चैप्टर 1 से प्रश्नों को उठाया गया है, और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, और बच्चों ये किसी ना किसी कोड में पूछे जाना ही जाना है ना। तो इस प्रश्न बहुत ही आसान है, जितना आसान दिखते हैं उतना आसान होते नहीं है। कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सभी लोग अपने आप में अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, समझ रहे हो ना। कोई बच्चों, कोई व्यक्ति मान लो कोई व्यक्ति अगर कहीं जाता है और कोई काम कर रहा है किसी के घर, तो वहां के नजरिया से देखे तो वहां का एक नौकर है कि नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर के लिए एक मालिक होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक उसी तरीका से एक प्रश्न भी है, तो प्रश्नों को आप लोग को छोटा मत देखो,
वो अपने आप में एक मिसाल है, वो बड़ा है ना। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा, जरा एकदम प्यारी प्यारी रसगुल्ले एकदम बेहतरीन से बेहतरीन लाजवाब तरीके से, शानदार तरीके से, एकदम जानदार तरीके से एकदम बताइए प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। हाँ बोलो, बहुत सही बहुत सही, आप लोगों का आंसर आ रहा है भाई। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, आइए मैं निकालता हूं बच्चों निकालता हूं। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहली बात आइए निकालते हैं, 2 से कटा लीजिए बच्चों, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से 2 तिहाई 6, 1 निकलेगा, इसके पास जाएगा 18 बन जाएगा, 2 9 18 होगा। 3 से कटा लो भाई, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 13 एकम 13। यानी कि हमने कटाया तो देखा क्या कि जो 156 है उसका अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आया है। लेकिन ये बच्चों हमको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 नहीं दिख रहा है ना बच्चों। इसमें कुछ टेक्निक है, इसमें कुछ आपको करना है। और क्या करना है, एक जादू करना है। बताओ 2 जो लिखा है वो कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। और 3 जो लिखा है 1 ही बार लिखा है। 13 भी जो लिखा है 1 ही बार लिखा है। यानी कि अब देखो, जरा झांक कर देखो कि क्या जो 156 का अभाज्य गुणनखंड जो निकालना था, क्या वो ऑप्शन में अब ऐसा उत्तर देखने को मिल रहा है। हाँ सर देखने को मिल रहा है। और कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है सर। और ये प्रश्न सर हम ऐसा प्रश्नों को करते हैं सर, तो हमने यहाँ तक ही जाना था, लेकिन आज हमने जान लिया कि जो अंक दिया रहेगा अगर उतनी बार दिया रहे उसका पावर उतना बार चढ़ा देंगे। तो 2 बार था तो उसके पावर हमने 2 चढ़ा दिया। 3 एक ही बार था तो उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। 1 है उसके पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है ना। आइए, कुछ नहीं तो पावर 1 है। अब मेरे भाई यहाँ से प्रश्न ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी नंबर सही है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएगा, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, चलिए। तो बच्चों हम लोग 17 नंबर प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और ये प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है क्या कि 2 समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9 संबंधे 4 है के अनुपात में है, तो इन भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज है और उसकी जो भुजाओं का जो रेशियो दिया है ना, वह 9 संबंधित 4 दिया है, यानी 9:4 दिया है। क्लियर है। और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अगर बच्चों मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले ना, तो याद रखिए क्या दिया है प्रश्न में। पहले एकदम इसको देखते ही आप आंसर मार के आएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि आप हल करना ही मेरे भाई, इसको हल करने की कोई ज़रूरत ना है। आप देखते ही आंसर मारोगे एकदम धड़ाक से। और वो कैसे मारोगे, तो जब सीख पाओगे तब ना मार पाओगे। तो पहले इधर प्यारे रसगुल्लो सुन लो, पहले सीख लो पहले। तो यहाँ से जो भुजाएं जो दिए हैं, वो भुजाओं का जो अनुपात दिया है 9 संबंधित 4 दिया है। और आपसे क्या पूछा है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है क्या होगा। ये मेरे भाई जरा एक बात बताओ, हम किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, तो किसी भी चीज़ का जो अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल हमारा जो मान आता है वो हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है, यानी दुगुना आता है ना। ऐसे मतलब कि बड़ा आता है, अधिक आता है, कहने का मतलब है। तो मेरे भाई यहाँ से जब भी क्षेत्रफल निकालने को दे दे, अगर भुजा दे, तो जब भी भुजा दे और क्षेत्रफल निकालने को बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो रेशियो में मान दिया है ना, उसका आप डबल कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, है ना। यानी कि अगर 9 है तो 9 का रेशियो 9 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये 81 हो जाएगा, यानी कि 81 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन आपसे सही दिख रहा है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दिख रहा है ना। तो कब ये काम करोगे, जब आपको भुजा दिया रहेगा तब, और क्षेत्रफल निकालेगा तब। यानी भुजा देकर के आपको अगर क्षेत्रफल निकालने को कहेगा बाबू, तो क्या तुम करोगे, तो सर जो भी मान देगा ना उसका हम स्क्वायर निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके नेक्स्ट वाले प्रश्नों में आपको आंसर जवाब देना है आंसर का, कि आखिर उसका क्या हल होगा। यानी कि प्रश्नों का आंसर देना है आप लोगों को कि मेरे भाई उसका उत्तर क्या होगा। ठीक इसी बेस पे आपको अगला प्रश्न आपको रखने वाला हूं। तो चलते हैं हम लोग आगे प्रश्नों की तरफ, देखें क्या आखिर वो प्रश्न क्या है। तो आइए हम लोग देख पाते हैं कि कौन ऐसा लड़का है जो इस प्रश्नों का उत्तर बता पाएगा। और ये प्रश्न आपको बच्चों है 18 नंबर का प्रश्न, है ना। 18 नंबर के मतलब 18वां नंबर प्रश्न है बाबू। और 18वां नंबर प्रश्न आपके क्या है, तो देखिए वहाँ पर आपको भुजा दिया था और क्षेत्रफल निकालने को बोला था, तो आपने उसको स्क्वायर कर दिया, डबल कर दिया। क्लियर है, कर दिए ना भाई, कर दिए कि नहीं कर दिए, यानी कि उसका स्क्वायर निकाल दिया आपने, तो उसका आंसर आ गया। लेकिन इस वाले प्रश्नों में बच्चों आपको क्षेत्रफल दिया है बल्कि भुजा पूछ रहा है ना। इस बार के प्रश्न में भुजा पूछा है कि भुजाओं का अनुपात कितना होगा। यानी कि प्रश्न है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 4 संबंधे 9 है।
तो बच्चों वो चार संबंधित जो 9 है तो क्या है, तो सर जी वो तो क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया है वह 4 संबंधित 9 है। और तुमसे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। एक बात बताओ कि जब वहां पे भुजा दिया था और क्षेत्रफल निकालना था तो तुम क्या किए थे, दुगुना मतलब स्क्वायर निकाले थे ना। जब तुम भुजा दिया था और क्षेत्रफल निकाले थे तो तुम स्क्वायर किए थे, और इस बार क्षेत्रफल दिया, इसका मतलब कि ये पहले से ही स्क्वायर है ना। आप ये एकदम दिमाग को एकदम एकाग्र करके एकदम सोचिए कि जब क्षेत्रफल दिया है तो कहीं ना कहीं ये भुजाओं का ये पहले से ही स्क्वायर निकाल कर दिया होगा ना। तो इसके पीछे की कहानी जरा सोच के बताओ कि आखिर ये जो स्क्वायर करके ये दिया है क्षेत्रफल, तो ये उस समय भुजा का अनुपात कितना होगा, यही आपको पता करना है। तो बच्चों इसके पीछे का अनुपात अगर देखोगे तो एक बात बताओ कि 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो मेरे भाई वो 4 जो होता है बच्चों, वो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और जो 9 होता है बच्चों वो 3 का स्क्वायर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए सही है क्या, बोलो ऑप्शन नंबर ए सही है क्या। यानी कि 2 संबंधित 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 नंबर प्रश्नों का, है ना। तो मेरे प्यारे रसगुल्ला आपको यही ध्यान देना है कि अगर भुजा देगा क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है। अगर क्षेत्रफल देगा और भुजा निकालना है तो ये देख लो कि वो किसका स्क्वायर होता है ना। उसके पीछे की कहानी के रहस्य को जान लेना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो छोड़ोगे नहीं ना, बोलो छोड़ोगे तो नहीं ना, आगे बढ़ो कि नहीं बढ़ो। बच्चों समय बहुत कम है ना, तैयारी एकदम जबरदस्त करिए, ठीक है। और किसी की बहकावे मत ये कि ये पढ़ रहे वो पढ़ो, है ना, ये कुछ नहीं। आप एकदम दिमाग एकदम शांतिपूर्वक करके जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए। नए चीज़ों को दिन प्रतिदिन जितना नज़दीक आता जाएगा उतना आपको एकदम आपका बेचैनी होता जाएगा, आपको बेचैनी हो जाएगा कि आखिर ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, ये छूट रहा है वो छूट रहा है। आपको एकदम दिमाग को एकदम शांति करके एकदम रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। नए चीज़ों के पीछे भागोगे आप पीछे की सारा का सारा चीज़ भूलते जाओगे, है ना। तो जितना पढ़ लिए उतना काफ़ी है, पहले उसको आप रिवीजन करिए, है ना, रिवीजन करिए। ये प्रश्नों का उत्तर हमारे प्यारे भाई बहन बताएंगे। ये प्रश्न वेरी सिंपल प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्नों आप लोग कर पाएंगे, है ना। ये प्रश्नों का उत्तर आप बताएंगे मेरे भाई कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे कि ऑप्शन पहला जो है 20 है, ऑप्शन जो बी है 15 है, ऑप्शन सी जो दिया है वो 180 है, और ऑप्शन डी जो दिख रहा है वो मेरे भाई 36 है। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग बताइए जरा कि यहाँ पर निकालना क्या है। निकालना है यहाँ पे दूसरी संख्या। आपको एलसीएम की मान दिया है, लसा का मान दिया है, मसा का मान दिया है, एक संख्या का मान दिया है, और एक संख्या का जो मान दिया है ना वही पहली संख्या है, समझ रहे हो। एक संख्या का जो मान है वही पहली संख्या है और दूसरी संख्या आपको फाइंड करने को बोल रहा है। तो बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। क्या बाबू, तो फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, फॉर्मूला होता है बच्चों लसा गुणे मसा। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, लसा गुणे मसा। यहाँ से पहली संख्या बताओ जरा क्या दिया है। पहले सवाल हम पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का लसा 60 दिया, यानी कि लसा जो दिया है ना उसके नीचे लिख लेता हूँ 60, और वो मसा जो दिया है वो 3 दिया है। जिसके मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रहा हूँ उसके नीचे मानों को लिखते जा रहा हूँ। कह रहा है कि एक संख्या 12 है। अब मैं आपसे बोला कि एक संख्या बोले तो वो पहली संख्या है और पहली संख्या 12 है। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है मेरे भाई दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो आप निकाल पाएंगे आसानी से। दूसरी संख्या के साथ ये गुणा में दिख रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर क्या होगा कि इधर 60 गुणे 3 बटा में हो जाएगा मेरे भाई 12। बताओ जरा कटाएंगे क्या, तो 12 5 हो जाएगा 60, और 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ये हो जाएगा 15। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 5 यहीं 15, यानी कि 15 हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि दूसरी संख्या जो निकल कर आएगी वो हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और पहले भी ऐसे प्रश्नों को आप लोग कई बार लगा चुके होंगे, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंक बदल सकते हैं लेकिन पूछने का तरीका नहीं बदलेगा बाबू, ठीक है ना। अंक बदल सकते हैं, है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या लसा मसा इसे कुल मान दे देगा दूसरा, लेकिन पूछने का तरीका क्राइटेरिया एकदम एक ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग 20 नंबर के प्रश्नों पर हम लोग बढ़ चुके हैं, और 20 नंबर प्रश्नों में आपको निकालना है के की वैल्यू फाइंड करना है कि आखिर के का मान क्या होगा। बच्चों समय आपको पता है कि बहुत ही कम है, और मेहनत जरा जोरों शोरों से करना है बच्चों, है ना, मन ला के करना है आपको। एकदम पढ़ाई में एकदम इतना
एकदम घुल मिल जाना है ना, कि आपको कुछ काम ही याद ना आए, है ना। एकदम कुछ दिनों के लिए आप क्या करिए, कुछ कामों से एकदम मुक्ति पा लीजिए। भाई मम्मी पापा गार्जियनों से कहिए कि मेरा एग्ज़ाम है और हमको थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ने के लिए। कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई कि आप काम करो, है ना। जब आप पढ़ने बैठ जाओगे तो माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे लड़का कुछ काम करे, है ना, वो खुद ही कर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं भाई। 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि के की वैल्यू पता करना है, और ये आपके सवाल में कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 है, और एक मूल जो दिया है 2 दिया है, यानी एक मूल जो दिया है वो 2 दिया है, वो मूल क्या है, कितने बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किसकी वैल्यू दिया है। बच्चों वहां पर एक मूल जो दिया है ना वही x की वैल्यू है, और x की वैल्यू हम इस यहाँ समीकरण में रखेंगे और इसी की सहायता से हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बच्चों हमको x की वैल्यू दिया है क्या चीज़ 2, और यही x का मान इसमें हम रखेंगे। आओ भाई रखते हैं, जहाँ जहाँ x होगा 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 और माइनस 8 इक्वल टू 0। बोलो मेरे हीरो होगा कि नहीं होगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, k2 यानी कि 2k हो जाएगा, और माइनस का 8 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से 4 है, यहाँ माइनस 8 है, तो इसको हल करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, और ये माइनस 2k बराबर 0। मेरे प्यारे भाई माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4, और ये 2 से 2 कट गए, 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि k इक्वल टू जो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि हमको k का मान पता करना था कि k का आंसर क्या आएगा। तो मेरे भाई प्यारे रसगुल्लो यहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। यानी कि जब भी मूल देगा ना तो वो समझ जाना कि मूल किसका मान है, x का मान है। चले ना आगे, चलिए ये प्रश्नों का उत्तर कौन विद्यार्थी बताएगा। ये प्रश्न का उत्तर तो वही दे पाएगा ना जिसको आप मान याद होगा, त्रिकोणमितीय मान। और जब त्रिकोणमितीय मान ही तुमको याद नहीं होगा बच्चों, तो क्या ये कर पाओगे, नहीं ना कर पाओगे। तो आप इस प्रश्नों का उत्तर बताइए जरा कि क्या होगा, प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। और बच्चों अगर ये प्रश्नों का उत्तर अगर नहीं दे पाए ना तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी कर रहे हो और बहुत लापरवाही कर रहे हो, है ना। क्योंकि त्रिकोणमितीय मान अभी तक नहीं याद हुआ और एग्जाम एकदम सर पे ऊपर है, तो मेरे भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बताओ जल्दी कितना होगा, बताओ जल्दी कितना होगा। मेहनत में कमी नहीं करना है, आइए मैं कराता हूं। चलिए मेरे भाई 2 साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी हो बच्चों, तो यहाँ से 2 साइन 60 अंश पहले लिख लेता हूँ। तो 2 साइन 60 अंश, है ना, और इन 2 tan 30 अंश दिया है ना बाबू। यहाँ से 2 है तो हमने 2 लिख दिया। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे भाई होती है साइन 60 अंश की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3/2 होती है, और गुणे tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है बाबू, यहाँ से हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई क्या √3 से √3 खत्म हो जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, वो अब क्या बच गया, केवल 1 बच गया। यानी कि हमको देखने को मिल जा रहा है, यानी कि इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। क्या ये वेरी सिंपल प्रश्न था, बोलो क्या आसान था। इस सवाल में तो एकदम दम ही नहीं था सर, एकदम इस सवाल में तो दम ही नहीं था। ऐसे सवाल अगर आएगा तो हम तो धुआं धुआं कर देंगे एकदम पेपर में, एकदम एग्जाम में, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे एकदम। सर इतना इजी प्रश्न है क्या, बोलो। तो मेरे भाई अभी ये सुनिए, ये बात अभी पहले सुनिए। ये जब सभी प्रश्न जो दिख रहे हैं ना, ये अभी लो लेवल की तरह है, अभी तो हाई लेवल के प्रश्न आपको बताना बाकी ही है। आप वीडियो को अभी छोड़कर जाना ही मत, है ना। अभी बड़े बड़े प्रश्न आपको बताना है ना। ये एकदम छोटे छोटे अभी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, और ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं अभी एकदम घुमा देता है तो 4 नंबर में दे ही देता है, समझ रहे, 2 नंबर में दे ही देता है। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है आपको। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव भी तैयार करा रहा हूँ और सब्जेक्टिव भी तैयार करा रहा हूँ। क्लियर है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कैसे करोगे, ऐसे आ जाएगा तो कैसे करोगे, सॉल्व करने के लिए दे देगा तो कैसे करोगे। इसीलिए आपको सॉल्व करते हुए हम चल रहे हैं और उसको दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको किसी भी तरीके से बच्चों में आपको हारने ना दूं। आप हारने नहीं देंगे, है ना, आपके हम साथ हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। तो ऐसे ही हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुपद चैप्टर से लेकर के प्रश्नों को आ चुका हूं, और ये प्रश्न आपके 22 नंबर मेरे भाई क्या कह रहा है
कि बहुपद इतना कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। और आपको इस शून्यक का जब योगफल पूछ देना बाबू, तो यहाँ से आपको शून्यक के योगफल का फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, है ना। बहुपद के शून्यकों का योगफल, बहुपद जब देगा और शून्यकों का योगफल पूछे या आपसे पूछे गुणनफल, आपको मान याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। और फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आपको कुछ होगा ही नहीं, सवाल में कुछ ही कर ही नहीं पाओगे। तो मेरे भाई आपको मैं पहले बता दूं, क्या बता दूं कि शून्यकों का जो योगफल होता है ना, शून्यकों का जो योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है ना, उसकी फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस का बी बाई ए। अगर हम जिस दिन बी और ए का मान निकाल लेंगे बच्चों, वहां से उस दिन हमारी आंसर आ जाएगी एकदम। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। जिन विद्यार्थियों को प्रश्नों का उत्तर पता होगा वो अपना कमेंट सेक्शन में बताते रहे। मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ आप लोगों का उत्तर, जब है ना उत्तर देख रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर दिया है 3x स्क्वायर 5x प्लस 2 दिया है। हम यहाँ से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम तुलना करेंगे बच्चों, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, बी का जो मान आ जाएगा वो ऊपर देख रहे हैं तो 5 आ जाएगा, और सी का जो मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बाबू? तो यहाँ से हमको निकालना था क्या चीज़, तो शून्यकों का योगफल। क्या निकालना था? शून्यकों का योगफल निकालना था, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना था। और वहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो फॉर्मूला होगी वह हो जाएगी माइनस का बी बाई ए। और बी की वैल्यू आपको पता है कि 5 दिख रहा है, और ए का जो दिख रहा है मान वो 3 दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, बी के जगह पर आप क्या कर दीजिए, 5 रख दीजिए, और ए के जगह पर 3 रख दीजिए, और देखिए जरा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि माइनस का 5/3 इज राइट आंसर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। बहुत ही आसान है। अगर यहीं आपको प्रश्नों में बच्चों दे दे कि शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो कुछ करना ही थोड़ी है। शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है तो अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा सी बाई ए। तो इस प्रश्नों में, एक ही प्रश्नों में 2 प्रश्न आप सीखने को मिल रहा है कि अगर योगफल पूछेगा तो योगफल का सूत्र हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और गुणनफल पूछ देगा तो सी बाई ए, यानी कि सी की जगह पर रख देंगे हम 2 और यहाँ पर ए की जगह पर रख देंगे 3, तो आंसर हो जाएगा 2/3। यानी ये तब होगा जब बाबू आपसे गुणनफल पूछेगा तब। बोलो कौन समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया? यानी एक प्रश्नों में एक तीर 2 निशाना हमने कर दिया, एक तीर 2 निशाना, है ना, मारे एकदम निशाना, ढिसकियां ढिसकियां, ऐसे काम खत्म। तो एकदम टाटा बाय बाय हो जाएगा। बोलो सवाल का एकदम टाटा बाय कर देंगे ना? अरे करके आओगे कि नहीं करके आओगे एग्जाम में? तुम लोग करोगे ना? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा 2 लाइनें कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने। बच्चों देखिए समय बहुत कम है, और जब समय बहुत कम है ना तो आपको ऐसे बातों पे हमारे को 2 बातें, कुछ लाइनें याद आ गई हैं कि जो समय बीत गया उस पर बात मत कीजिए, कि जो समय बीत गया उस पर बात मत कीजिए, और जो समय बच गया उसको बर्बाद मत कीजिए। तो बच्चों जी हाँ, आपको समय आपके पास बहुत ही कम है, और आपको समय जो भी बच गया उसको बर्बाद नहीं करना, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, और आपको पढ़ाई पर एकदम फोकस करना है। तो बच्चों ये प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न 23 नंबर देखिए, एकदम थोड़ा एकदम सीरियसली हो जाओ आप, एकदम सीरियसली हो जाओ पढ़ाई के प्रति, है ना। ईमानदारी से एकदम पढ़ाई करो अपना, एकदम सीरियसली हो जाओ। बहाने वहाने मत बनाओ कि हम पढ़ रहे हैं, है ना। अपने आप को एकदम भरमाओ मत, मम्मी पापा को भरमाओ मत। पढ़ना है एकदम मन लगा के पढ़ो, तो पढ़ाई ही छोड़ दो। कहा जाता है पढ़ाई के लिए पढ़ो तो सब कुछ छोड़ दो, या तो पढ़ाई के लिए, मतलब कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ के लिए पढ़ाई छोड़ दो। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमको करना क्या है। करना क्या है आप कुछ जानिए, समझिए। जब मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं तो कहीं नहीं अच्छा से पढ़ें, पढ़ना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। आइए, कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो दिया है 15 दिया है, यानी कि जो माध्य दिया है ना बाबू, यहाँ से माध्य जो दिया है, कुछ प्रेक्षण किए गए हैं उसके माध्य जो दिया है 15 है, और माध्यिका जो दिया है वो क्या है, तो यहाँ से माध्यिका की जो वैल्यू है वो दिया है 24। कितना दिया है बाबू? 24 दिया है। और कह रहा है कि बहुलक कितना होगा, यानी बहुलक हमसे क्या कहा है बाबू, पूछा है। जब बहुलक पूछा है तो हम बहुलक की फॉर्मूला जानते हैं क्या? बहुलक माध्यिका और माध्य में हमको रिलेशन जानते हैं, संबंध जानते हैं। क्या होता है कि बहुलक इक्वल टू होता है यहाँ से 3 माध्यिका और -2 माध्य होता है कि नहीं होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ से बच्चों माध्यिका की जो वैल्यू है हम वहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 24, और -2 माध्य की वैल्यू है 15, तो यहाँ से रखेंगे बाबू 15। यहाँ से 24 में 3 से गुणा कर दो, 3 चौक के 12 का 2 हाथ से लगल 1, 3 दूनी 6 1 7 72, और -15 दूनी हो जाएगा बाबू 30। यहाँ से घटा लीजिए आप,
तो यहाँ से 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि बहुलक की जो आंसर आ जाएगी बाबू यहाँ से हो जाएगी 42। क्या आ जाएगी 42, यानी कि बहुलक का आंसर आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों हमारे प्यारे रसगुल्ले दिए हैं इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी कितने लोग बोले हैं? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है 42। बहुलक ऐसे ही निकालते हैं बाबू, कब? जब आपको माध्य और माध्यिका दिया हो तब। आपको बहुलक निकालने के लिए आपको पता होगा कि कुछ सारणी भी बना करके ऐसे देता है ना, तो उस कंडीशन में हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक के कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले के माध्यम से हम वहाँ पे बहुलक निकालते हैं जब सारणी देता है तब। समझ रहे हो ना? चलिए हम लोग चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्नों को देख करके आप बाबू हल्के में मत लेना, है ना। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही एक खतरनाक ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपको जितना आसान देखने लग रहे हैं ना, कि जितना आसान है ये बहुत अपने आप में भाई कठिन है ना। आपको कहाँ क्या कर देगा कोई ठीक है ठिकाना नहीं है। पहली बात को आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, बोलो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? कुछ फॉर्मूला है मेरे भाई। आप वो एक बात याद रखे होंगे, आप वो सोच रहे होंगे जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो आप ये सोचेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे इसकी जगह पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरे भाई जब इसको लेकर जाओगे तो वो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा ना। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहता तब ना उसकी जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिखते, तो हम उसका काम वो चीज़ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे अब मैं बता रहा हूँ, आओ जरा देखो। क्या हम लोग इस बात को 1 माइनस टेन ए और बटे में 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर अभी भी तुमको नहीं समझ में आया कि कैसे सर आपने उस बातों को लिख दिया, तो उस बात को समझने के लिए थोड़ा इधर देख लो। कितने बच्चे होंगे कि सर आप कैसे उस बातों को लिख सकते हैं, हमको समझ में नहीं आया, बताइए हमको अच्छी तरीके से। एक बात बताओ, मान के चलते हैं कि आप घात घातांक का जो चैप्टर पढ़े होंगे, मान लेते हैं कि 5/3 है और इसका ऊपर स्क्वायर है। तो ये बच्चों इस घात घातांक का नियम ये कहता है कि एक बार इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखो और एक बार नीचे वाले का भी स्क्वायर लिखो। यानी कि हमने देखा था कि एक बार इसके ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे वाले की स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटा करके इसका पूरा का होल स्क्वायर कर दिए हैं। यही ना काम किए बच्चों। आओ, तो घबराने की कोई ज़रूरत की बात नहीं है। अब यहाँ से करते क्या है जरा, हमने कहा था कि जहाँ भी अगर tan आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिखेंगे। और जहाँ पर आपको अगर कॉट दिखेगा तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस थीटा बटा में हम साइन थीटा लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों 1 माइनस टेन थीटा के जगह पर हमने लिखा, यानी कि tan a के जगह पर लिखा साइन ए बटा में कॉस ए, और बटे में 1 माइनस कॉट के जगह पर लिख दो कॉस ए बटा में हो जाएगा साइन ए, और ऊपर ये से होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर रख दिया। अब इसको ऊपर वाला का हम एलसीएम करके हल कर लेते हैं। तो कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों कॉस ए, और माइनस हो जाएगा ये साइन ए। अब बटे में एलसीएम क्या है, तो कॉस ए है। तो ये तो बटे के ऊपर वाला हल किए हो, और बटे के नीचे वाला मेन बटा के नीचे हल क्या है, तो साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए और माइनस कॉस ए, और बटे में बच्चों हो जाएगा साइन ए। होगा कि नहीं होगा? और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लगा दिया। एक बात बताओ बच्चों कि ये बटा मेन बटा भाग का चिन्ह होता है, मेन बटा भाग का चिन्ह होता है। भाग का चिन्ह जब गुना बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो इस बात को हमने लिखा यहाँ पे कि कॉस ए माइनस साइन ए लिख दिया, और इसके बटे में बाबू हमने लिख दिया कॉस ए, यानी कि इस बात को हमने जैसे था वैसा ही उतार दिया हूँ। और मेन बटा क्या है, मेन बटा भाग का चिन्ह है, और भाग का चिन्ह जैसे ही गुणा में होता तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाला कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन ए माइनस का कॉस ए होगा। होगा कि नहीं होगा? और इसका होल स्क्वायर है तो बाबू हमने इसका होल स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर भी है। अब बताओ एक बात कि यहाँ से कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है। अगर हमको अगर आगे और पीछे रहता ये तो हम इस बात को कटा देते। कटाते कि नहीं कटाते? कटाते ना। तुम सोचो, एकदम सोचो, सोचोगे नहीं तब तक कोई काम बनेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ से साइन ए को हम क्या करते हैं, यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन जब माइनस करेंगे तो बनेगा क्या, जरा एक बात बताओ। तो यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए हमको देखने को मिल रहा है, और गुणे साइन ए दिख रहा है। और बच्चों हम यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से कॉस ए और माइनस साइन ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और इसका हमने होल स्क्वायर लगा दिया। ये बच्चों क्या ये कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन कट गया, ऊपर क्या बच गया, साइन
ए, और बटे में यहाँ नीचे क्या बच गया बाबू, तो यहाँ पे कॉस ए, लेकिन के से साथ माइनस के साथ। और बच्चों हम क्या निकालेंगे अब यहाँ से निकालेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ से हम क्या चीज़ यहाँ से निकालेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिख दिया। बोलो लिख दिया कि नहीं लिख दिया? हाँ सर बिल्कुल लिख दिए हैं। और बाबू हमने कहा था आपसे कि साइन बटा कॉस जहाँ भी देखने को मिलेगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमने tan लिख दिया। बोलो लिख दिया कि नहीं लिख दिया? चूंकि माइनस है तो हमने माइनस भी लगा दिया, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो मेरे भाई यही स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और अब मेरे भाई यहाँ से आंसर हो जाएगा, यानी कि माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको, यानी कि ए हमको देखने को मिल रहा होगा, थीटा एंगल की जगह पर ए है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि कितना एकदम एक्सप्लेन किया गया है बेहतरीन तरीके से इस प्रश्नों को। बोलो क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? यहाँ से 1 - tan है। देखिए आपको अगर जहाँ भी सिद्ध करने वाले प्रश्नों को आ जाए ना, तो हमेशा आपके दिमाग में ऐसा ग्राफ बनना चाहिए कि जहाँ भी tan देखने को मिले वहाँ पे साइन बटा कॉस लिखेंगे, और जहाँ भी आपको कॉट देखने को मिले वहाँ पे कॉस बटे साइन लिखेंगे। अगर ऐसा बात आपने अगर सोच लिया बाबू, तो समझ लो कि सवाल हल कर लिए, एकदम आसान तरीके से हल कर लोगे। समझ रहे हो ना? बोलो। तो यहाँ पर ये दो बातें याद रखिएगा कि कब क्या होगा, क्या कैसे करेंगे हम, ताकि आपका सवाल जो है करने की जो प्रोसेस है एकदम आसान हो जाएंगी, है ना, अगर हमारी बातों को इतने टेक्निक आप लोग समझ जाओगे तो। बोलो आगे बढ़ें, यहाँ तक के सारे प्रश्न क्लियर हैं? नोट करते चलना है एकदम। चलिए, तो इस प्रश्नों के उत्तर का जो है जवाब कमेंट कभी से इंतजार कर रहा है कि कब प्यारे रसगुल्ले, कब प्यारे बच्चे इसका आंसर देंगे। बोलो, ये प्रश्न में बाबू कह रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यही पूछ रहा है मेरे भाई। बताओ कितने प्यारे मेरे भाई होंगे जो बता पाएंगे इस प्रश्नों का उत्तर कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फटाफट बताओ, आपके मैं कमेंटों को देख रहा हूं। कौन ऐसा विद्यार्थी है जो बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा? हम एगो खींच सकते हैं कि 2 खींच सकते हैं कि 3 खींच सकते हैं कि 4 खींच सकते हैं? बताओ जल्दी बताओ भाई। तो मेरे प्यारे भाई नहीं बताओगे? कौन बता रहा है इतना बात? हाँ सही बता रहे हो भाई, सही बता रहे हो। ठीक है ठीक है, आइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले देखो, जो नहीं जानता है वो बच्चा देख ले, जरा सुन ले, समझ ले कि कैसे होता है। हमने एक बनाया वृत्त, और मेरे प्यारे भाई एक वृत्त में कह रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श का मतलब होता है कि वृत्त को टच करते हुए जाने चाहिए। स्पर्श का मतलब एकदम टच करना है ना। तो यहाँ से एक वृत्त में कितनी समांतर, समांतर का मतलब समझ रहे ना, समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती है जो एक दूसरे के एकदम से पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं, और उनके बीच की दूरी जो होती है, डिस्टेंस एकदम बराबर होती है ना। पैरेलल का मतलब कभी काटेगी ही नहीं, कभी काटेगी नहीं। तो मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उसका राइट आंसर होगा 2, और वो 2 होगा तो कैसे होगा जरा सुनिए। तो यहाँ से एक वृत्त है और वृत्त में हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, लेकिन कैसा? तो समांतर। तो मेरे प्यारे भाई हम यहाँ से खींच रहे हैं कैसी? तो यहाँ से बाबू हम खींच रहे हैं समांतर स्पर्श रेखा, यानी ये वाली जो रेखा गई है इसको टच करते हुए गई है इधर, और ये वाली भी रेखा बाबू यहाँ से एक टच करते हुए गई है। तो जरा एक बात बताओ कि क्या ये दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं? क्या समांतर है एक दूसरे के रेखा है? हाँ सर बिल्कुल समांतर हैं, यानी एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, है ना। यहाँ से क्या सर हमेशा कोई बच्चा सोच रहा है कि सर 4 गुना होगा? नहीं, अरे बाबू कैसे 4 होगा? तो कोई कहेगा कि अरे सर एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा, तो ये भी तो सर 2 और 2 को ये 4 हो जाएगा। अरे ये गलती है भाई, ये मत सोचना। कहीं से हम देखेंगे तो वो 2 ही केवल समांतर रेखाएं जा सकती है, यानी 2 टच करती हुई जाएगी। कौन? तो मेरे भाई स्पर्श रेखाएं, है ना। यानी कि समांतर वृत्त में कितनी समांतर रेखा, समांतर स्पर्श रेखा किसे आ सकती है? वो 2 होगा। यानी कि या तो वो मेरे भाई, या तो मेरे भाई वो ऐसे हो सकता है, या तो वो ऐसे हो सकता है, ऐसे टच करती हुई जाएगी, समझ रहे हो ना, ऐसे टच करती हुई जाएगी, या तो मेरे प्यारे वो ऐसे भी टच करती हुई जा सकती है। जरा इधर से सुनिएगा, ऐसे भी टच करती हुई जा सकती है, ऐसे भी टच करती हुई जा सकती है। बोलो यार, बोलो जा सकती कि नहीं जा सकती है? बिल्कुल जा सकते हो। यहाँ पर भी 2 ही देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी मेरे भाई आपको 2 ही देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी 2 ही देखने को मिलेगा। तो कैसे भी करके जाए, ऐसे जाए, ऐसे आए, नीचे ऊपर, ऐसे जाए, ऐसे जाए, कभी भी वो 2 ही जाएगी ही जाएगी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अगर आपको ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो बस याद रखिएगा कि वृत्त में स्पर्श रेखा कितनी या समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो उसका राइट आंसर एकदम हमेशा मार के आना बाबू 2। क्या मार के आना? 2 मार के आना, एकदम गलती नहीं होगा, एकदम गलती नहीं होगा, एकदम 100 से 100% सही होगा आंसर का जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों, इस प्रश्न में सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, क्या करते हो इस प्रश्नों में। इस प्रश्न में सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, और वो गलती नहीं करना है आपको, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या गलती करोगे तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ऐसे प्रश्न कभी आया था क्या आपके सामने कि जब मूल कुछ ना कुछ दिया था कि नहीं दिया था? थोड़ा इमेजिन करो, सोचो जरा, पीछे रिकॉल करो, पन्ना पलटो और देखो वहां पे कि क्या मूल कुछ दिया था और उसके दौरान के का मान निकाला था। हम लोगों ने निकाले थे कि नहीं निकाले थे? लेकिन यहां पर मूल कुछ दिया ही नहीं है, कह रहा है कि मूल समान है ना, मूल कह रहा है कि समान है। और जब मूल समान है तो उसके दौरान हम के की वैल्यू कैसे पता करेंगे बच्चों? तो यहां से पूछने की तरीका जो है ना वो दो दे दिया। वहां पर तो मूल का मान दिया था तो एक्स की वैल्यू हो गया था, और वहां से हम x की वैल्यू निकाल लिए थे, के का मान निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर तो मूल बराबर है, मूल समान है, और जब मूल समान होगा तो मेरे भाई यहाँ पर d की वैल्यू 0 होगी। यानी मूल जब भी समान होगा, याद रखिएगा कि d इक्वल टू यानी विविक्तिकर जग का जो मान होगा वो 0 होगा। जब भी मूल बराबर कहे, समान कहे, तो याद रखिए दिमाग में कि d का जो मान होगा 0 होगा। बोलो मेरे हीरो, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से पहले सवाल क्या दिया है, कह रहा है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट में 6 और प्लस 3 बराबर 0 है। ये समीकरण है, कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका पावर अधिकतम 2 देखने को मिल रहा है। मूल समान है तो इसका मतलब कि डी का जो मान दिया है बच्चों, जो डी का मान दिया है वह 0 दिया है। क्या दिया है? तो जो डी का मान दिया है बच्चों वो 0 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? कब? जब मूल बराबर रहे तब हम लिखेंगे फटाक से कि डी इक्वल टू 0 दिया है। डी क्या है? विविक्तिकर। विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बराबर में है क्या बच्चों? 0। बोलो मेरे हीरो, है कि नहीं? 0। अब यहां से सर तब बी ए और ए बी सी का मान सर कहां से निकालेंगे? तो मेरे प्यारे भाई ए बी सी का मान आपको निकालना होगा, तो निकालने के लिए चलना होगा आपके द्विघात वाले समीकरण में और यहाँ तुलना करना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ से तुलना कर लोगे, जरा ए की वैल्यू बता दोगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। ए का मान जो दिया है के है और बी का जो मान दिया है ऊपर देखोगे तो 2 रूट में 6 है, और यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला पेड़ा छीना सब हो तो यहाँ पर 3 दे दिया है। अब बताओ क्या ए बी सी का मान रख लोगे? हाँ सर रख लेंगे। अब छोड़ दीजिए, काहे के छोड़ दें? मेरे एक ऐसा बच्चा ऐसे मेरे प्यारे भाई बहन है, इसमें उसमें कुछ आ नहीं रहा होगा उन लोगों को, तो नहीं आ रहा उन लोगों के मैं भी सपोर्ट करूंगा ना, बताऊंगा ना। आप तो तेज हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, कर ले पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बी की वैल्यू कितना है? 2 रूट में 6, तो हमने लिखा 2 रूट में 6, इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस 4। ए का मान जो दिया है वो के दिया है, और सी का जो मान दिया है वो क्या दिया है? तो सी का मान जो दिया है 3 दिया है, बराबर में 0। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे केवल 6 होगा, माइनस 4 तिहाई 12 और यहाँ से के हो जाएगा बराबर में 0। एक बात बताओ कि माइनस का 12 के हो जाएगा नहीं ये? बोलो। और यहाँ 6 चौके 24 हो जाएगा और बराबर 0। ये 24 को हमने उधर भेज दिया, तो 24 को जब उधर भेज दिया मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ माइनस से माइनस खत्म, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, के इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। यानी कि के इक्वल टू बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ देख लो के का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बोलो आया कि नहीं मजा? तो आपको मूल जब आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा तो समझ जाना कि कहाँ की बात हो रही है। वहाँ पे बहुपद दिया था, यानी कि वो बहुपद के वाले प्रश्नों में दिया था, यानी कि कुछ ना कुछ था, वो एक्स की वैल्यू था। और जब मूल बराबर कहे, समान कहे, तो समझ जाना कि डी इक्वल टू 0 का मान दिया है, मतलब 0 दिया है वो डी का मान है। ठीक है, बी विक्तिकर का मान 0 है, समझ रहे हैं ना? और बी विक्तिकर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू 0। होगा कि नहीं मेरे हीरो? आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्नों पर चलते हैं, उतरते हैं कि नए नए प्रश्न अभी क्या है, अभी वो कैसे कैसे प्रश्न हैं जो अभी सर बताने वाले हैं। और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको छुपा के रखा हूँ जो प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम इस बार प्रश्न छपने ही वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में, है ना? एकदम बाल मचा देंगे उस प्रश्न में जब बैठेंगे और आप ये वीडियो को पूरा के पूरा देख के जाएंगे तो, क्योंकि यहीं से प्रश्न लड़ने वाले हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हो बच्चों, जब प्रायिकता वाला प्रश्न आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा ना, तो आपको पहले बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में मतलब कि प्रायिकता वाला प्रश्न जब देगा और बहुविकल्पी आएगा तो उसके दौरान बच्चों ना आप चले जाना जरा ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे चले जाना, वहाँ पे देखना कि ऑप्शन में क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 0। क्या आप बता सकते हैं कि क्या प्रायिकता का मान कभी भी ऐसा आ सकता है? मेरे भाई प्रायिकता का मान जो होता है वो हमेशा बटा में आता है।
आता है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं आंसर इसका। और ऑप्शन नंबर सी और डी में हमको ढूंढना है कि ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या होगा। तो देखो हमारा काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, और प्रश्न क्या कह रहा है अब दिखाते हैं आपको कि अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। हम एक पासे को फेंकते हैं, जो लूडो छक्का खेलते हो ना वो, तो पासे को हम फेंकते हैं और पासे पर कितना अंक टोटल होता है? 6 अंकों तक अंक जो होता है वो उस पर अंकित होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। तो एक पासे को हम फेंकते हैं और फेंक रहे हैं एक बार ना, तो उस पर कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ से मेरे भाई सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है, विषम नहीं। तो जब हम यहाँ से एक पासे को फेंकेंगे, ये मेरे भाई जब एक पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या क्या क्या आ सकती है, हमको सम संख्या क्या क्या आ सकती है। तो सम संख्या सर या तो 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, या तो 6 आ सकती है। यानी सम संख्या 2 4 6 ही तो होता है ना सर? हाँ सर बिल्कुल, यानी कि सम संख्या आ सकती है। यानी कि टोटल हमको कितना घटना घट सकता है, यानी कि 3 घटना घट सकता है। यानी कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी तीनों में से कोई एक आएगा। यानी कि हमको अनुकूल परिणाम पता हो गया कि अनुकूल परिणाम जो है मेरे भाई वह 3 है। अनुकूल परिणाम कितना है? 3, क्योंकि 1 2 3 3 बार घटना घट सकती है। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तीनों में से कोई एक आ सकता है। यानी कि तीनों में संभावना है कि यह हो सकता है। अब आगे कह रहा है कि प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता निकालना है तो ये तो हो गया। ये बताओ कि टोटल कितने अंक हो सकते हैं, कुल परिणाम कितने हैं। तो ये मेरे भाई अनुकूल प्रायिकता की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम होता है। तो ये मेरे भाई जरा बताओ, अनुकूल तो पता हो गया, कुल पता है, कुल नहीं पता है, तो लिख लो। तो कुल संभावित परिणाम कैसे पता होगा? तो कुल संभावित परिणाम का मतलब कि एक पासा को जब फेंकते हो तो उस पासे में कितने अंक तक अंक अंकित होते हैं? 6 तक ले होता है, 6 से अधिक नहीं होता, 7 8 नहीं होता है, नहीं होता है, तो 6 ही तक होता है। तो वो हो जाएगा आपका कुल संभावित परिणाम कि कुल 6 ही है, 6 से अधिक नहीं आ सकते, 6 से कम ही आएगा, या तो 6 आएगा। तो मेरे भाई अनुकूल परिणाम कितना है? 3, और यहाँ से कुल संभावित परिणाम है 6। तो यहाँ से हल कर दो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी। बोलो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा इस राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आएगा तो आप मुजबानी कर सकते हो। एक पासा को फेंका जा रहा है और एक पासे को सम संख्या आने की प्रायिकता है, तो सम संख्या 2 4 6 आ सकता है 3, और कुल घटना मतलब कुल संभावित परिणाम 6 है, 2/6 कर देंगे, 3/6 कर देंगे, क्योंकि 3 बार आ रहा है ना, 2 आ रहा है, 6 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 3 घटनाएं घट सकती है। तो 3 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 6, हल कर दो, आंसर आ गया। तो ये रहा आपका प्रायिकता का आंसर। और प्रायिकता का वैल्यू जो भी होगा मेरे भाई वो हमेशा बटा में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग। बच्चों मैं आप लोगों के लिए कुछ 2 लाइनें बोलूँ क्या बोर्ड एग्जाम पे? बोलो, क्या मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँ आप लोगों के सामने? बोलो यार, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन सुनना चाहता है। कमेंट सेक्शन में बताओ जरा कि हाँ आप बोल करके हाँ सर बोलिए। बोलो कौन बोलना मतलब कौन चाहता है? हाँ सर आप बोलिए, सुनाइए। बोला है, बोले एकदम सुनने के लिए तावले हो। सुनिए, मैं बोलना चाहूँगा मेरे भाई कि लोग वो पढ़ाते हैं जो तुम्हें आता है, कि लोग वो पढ़ाते हैं जो तुम्हें आता है, और मैं वो पढ़ाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैं वो पढ़ाऊँगा मेरे भाई, और मैं वो ही पढ़ा रहा हूँ प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं, वही प्रश्न आने वाले हैं। तो इस वीडियो को छोड़ना तो है ये नहीं है ना। और ये प्रश्न आपके जो पीछे दिख रहा है ना, आपको देखते प्रश्न तो एक बार देख ही लिए होंगे कि क्या निकालना है, और दिमाग में आपको तो बन ही गया होगा ग्राफ कि हमको क्या बनाना है, क्या निकालना है। मेरे प्यारे भाई ये चीज़ देकर के 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद पूछा है तो आपको 2 तरीके से निकालना जानते हैं। एक तो nवां पद का फॉर्मूला लगा करके, और एक तो आपको a+9d से। आपको कोई भी सा भी पद निकालना हो, एक कम करके आप निकालते होंगे कि a+10d का मान निकालना है, तो a+ 10वां पद निकालना है तो a+9d लिख देंगे, a+9d लिख देंगे। यानी कि हमको निकालना है मेरे भाई 10वां पद। क्या निकालना है? 10वां पद निकालना है। और जब 10वां पद निकालना है बच्चों, तो हम वहाँ के फॉर्मूला क्या लगाते हैं? a+9d लगाते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो पहली बात कि हमको a की मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए। जब तक a और d का मान पता नहीं होगा तब तक हम 10वां का कौनो जिंदगी में पदवे नहीं निकाल पाएंगे। बुझा था रजना भाई? आवाज आता था नहीं? तो a का मान का हुई, तो सबसे पहला वाला जो मान देता है वही होता है a का मान।
और दूसरे में से पहले घटा देंगे, a2 में से a1 घटा देंगे तो वो d का मान हो जाएगा। तो a2 में से a1 घटा दीजिए, यानी कि a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट में 2 और a1 की वैल्यू हो जाएगी रूट में 2। अब मान लो कि रूट में 2 बा है, जो रूट में 2 बा है, रूट 2 के आगे 2 बा, रूट 2 के आगे कुछ नहीं कहता 1 बा ना भाई, यानी कि रूट 2 क्या है, मान लेते हैं कि 2 गो आम में से एगो आम घट जी तो कौ आम बची, एगो आम। वैसे ही 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एगो रूट 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी कि हमको a का भी मान पता हो गया, d का मान पता हो गया, रख दो यहाँ पे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हो जाएगी रूट में 2 प्लस 9 हो जाएगा, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 2 हो जाएगी। अब बताओ, इस रूट 2 के आगे 9 है, इस रूट 2 के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से 9 रूट 2 और एगो रूट 2, तो क्या ये 10 रूट 2 हो जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट में 2। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे ही आपको निकालना होगा 10वां पद या कौन सा ही कोई सा भी पद पूछ दिए, बस एक कम करके उसके पीछे का लिख दो, उसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। और उसके निकालने के लिए ए और डी का मान पता होना चाहिए, तो ए और डी का मान निकाल लो, वो आपको दिया गया है एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो समझ रहे कि नहीं दे रहे, समझ रहे हो ना। तो इतने सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बोलो, अभी वीडियो को छोड़ को जाना नहीं भाई, छोड़ के जाना नहीं है, अभी तो प्रश्न आपको बड़े वाला रहना ही है। अभी रखा हूँ, अब ला रहा हूँ आपको धीरे धीरे, अब प्रश्न ला रहा हूँ मैं, अब बढ़ रहा हूँ आगे। देखो इसमें अब क्या है, एमसीक्यू नहीं है, नहीं है ना, यानी कि इस बार वाला मैं ऑप्शन नहीं रखा हूँ, ऑप्शन नहीं रखा हूँ, इसका मतलब अब सवाल आने वाले हैं, है ना। चलिए चलिए बच्चों, ये प्रश्न में 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है और दो संख्याओं गुणनफल जो है 182 है। तो कह रहा है कि वो दोनों संख्याएं क्या है, यानी कि सबसे पहली बात कि हमको संख्या तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उन दोनों संख्या को जब जोड़ रहा है तो 27 दे रहा है, और उन दोनों संख्याओं को गुणा कर रहा है तो वो 182 दे रहा है। ताकि वो संख्याएं है क्या, है क्या, वही तो निकालना है ना। आइए निकालते हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि माना 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 न माना माना पहली संख्या कि माना पहली संख्या x, और दूसरी संख्या क्या मान लेता हूं मेरे डियर, दूसरी संख्या मान लेता हूं हमने y। और शर्त पहला कह रहा है कि शर्त पहला दे रहा है मेरे भाई, प्रश्नानुसार जो शर्त पहला कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जो योग दे रहा है वो 27 है। तो x + y बराबर हमने लिख लिया 27, समीकरण नंबर 1 बना लिया। बोलो, अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है यार, रिवीजन ही तो करना है, एकदम टुकु टुकु देखते चलो कैसे हल कर रहे हैं, एकदम सीखते जाओ, है ना, कॉपी पे नोट करते चलो हमारे साथ। अब यहाँ से पहले देखो, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x × y की जो वैल्यू दिया है वो 182 दिया है। क्या दिया बच्चों, 182। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। और थोड़ा इसको यहाँ पर ना मान करके थोड़ा देखो हम क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आप ऐसे कर रहे हैं ना, अगर आप ऐसे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, चलो मान लिया कि हमने ऐसे ही मान लिया, ऐसे ही मान लिया, मान लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं भाई कि x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण 2 है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से किसी एक की वैल्यू पता कर ले रहे हैं। तो या तो x का मान निकाल लो या तो y की मान पता कर लो। तो यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं कि y का मान निकाल ले रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यही y का मान हो यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो y = यहाँ से 182 बटा में हो जाएगा मेरे भाई x। और इसी बात आप इसीलिए कह रहे थे कि इसको 2 ना मान करके यहाँ पे 2 मान लेना, y यानी समीकरण नंबर 2। क्लियर है बच्चों, समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने। तो मेरे प्यारे भाई क्या y की वैल्यू यानी समीकरण 2 का मान क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं y की जगह पे, बिल्कुल रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या करते हैं हम रख रहे हैं बाबू, तो यहाँ x है प्लस y के जगह पे हम रखेंगे 182 बटा में x बराबर हो जाएगा 27। आओ हल करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो x से x में गुणा होगा तो x² प्लस हो जाएगा 182 और बटे में क्या है बाबू x = हो जाएगा 27, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से इतने से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 182 और बराबर 27 से x में गुणा करेंगे तो 27x। 27x को बुला लो इधर, जरा 27x को बुला लो। आप लोग को इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो x² प्लस 182 बराबर 27x है लिखा हूँ। x वाले को इधर बुला ले रहा हूँ सबको, तो x² और माइनस 27x और प्लस 182 हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर 0 हो गया। और बच्चों यहाँ से आपको देखते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि ये गुणनखंड करेंगे तभी आंसर आएगा, और गुणनखंड करेंगे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो
मेरे प्यारे भाई यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे तो हमको दो मान प्राप्त होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो एक प्लस वाले को ही लेंगे, माइनस वाले को नहीं लेंगे, है ना। तो जो प्लस वाले में लेंगे वही हमारा पहली संख्या होगी, और पहली संख्या होगी तो यहाँ पर हम हल कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। एकदम दिमाग में सवाल को देखते ही ग्राफ बन जाना चाहिए कि हमारा सवाल होगा कैसे, है ना। एकदम कैसे कैसे जाएंगे तो हम अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे, आंसर तक पहुँच जाएंगे, है ना। ऐसे करना है। तो यहाँ से गुणनखंड करना है, तो यहाँ से देखो पीछे 182 है, आगे कुछ नहीं, तो एक 182 में 1 से गुणा करो तो 182 होगा। 182 को ऐसे दो अंकों में तोड़ो बच्चों जिसको गुणा करने पर 182 आ जाए, और जोड़ के लाओ चाहे घटा के लाओ 27 आ जाए। तो कितने बच्चे होते हैं कि उनको दिमाग उतना नहीं है कि सोच पाए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों में उनको बताना चाहूँगा कि 182 का फैक्टर कर लो, यहाँ से कटा लो तो 2 9 18, 2 एकम 2, यहाँ से मेरे भाई 7 से कटा लो तो यहाँ से हो जाएगा 13 7 91, है ना। और यहाँ से हो जाएगा 13 बार में तो 1, 13 एकम 13। तो यहाँ से 7 दूनी 14 और यहाँ कर 13, यानी 14 में हम 13 जोड़ देंगे तो सर 14 में 13 जोड़ देंगे तो ये 27 आ जाएगा, और इसी 14 13 को जो गुणा कर देंगे तो 182 भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं बच्चों। अब यहाँ से जो तोड़े हो ना इसी के साथ बस x लगा देना, है ना। अब हमको लाना क्या है, माइनस का 27 x लाना है। आओ आगे वाले अंकों को पीछे वाले अंकों को कुछ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं बेचारे को। अब 27 x लाना है माइनस में, तो -14x और -13x करेंगे तभी आएगा। आएगा जब इतना काम कर लेते हैं तो दो दो के जोड़ा बना लेते हैं, और तुम्हारा भी एक दिन जोड़ा बन जाएगा। आओ भाई, ओ माय गॉड। यहाँ से x बात कॉमन कर लेते हैं बच्चों, तो x कॉमन करेंगे तो एगो x बचा है, -14 हो गया ना। अब यहाँ से मेरे प्यारे रसगुल्लो माइनस है तो माइनस उतार दिया, 13। अब देखो यहाँ x है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है लेकिन 13 कॉमन है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 13 से ये 14 बार में ये 182 कट जाएगा। 13 जब निकल गया तो x बचा है, माइनस प्लस माइनस 13 से कटेगा कितनी बार में, 14 बार में। यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर है, यानी इससे सवाल क्या है, सही हो रहा है। तो x -14 हो गया और यहाँ पर x -13 हो गया। मेरे प्यारे भाई इन दोनों को 0 के बराबर दिखा दो, तो यहाँ से x -14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 14। अब मेरे प्यारे भाई x -13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। और इस सर जी यहाँ पर तो आपने कहा रहा था कि x प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को दोनों मानों में क्या हो गया, दोनों मान ही क्या हो गया, तो दोनों मान प्लस में आ गया। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सवाल सही किए हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि आखिर ये दोनों आया है तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर मान के चलते हैं कि x = 14 ले रहे हैं, अगर हम x = 14 ले रहे हैं तो यही तो पहली संख्या होगी। आज पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या सर हो जाएगी 14, ये आंसर हो जाएगा। और जब पहली संख्या 14 हो जाएगा, पहली संख्या जब 14 हो जाएगा, तो जब पहली संख्या यहाँ पे 14 रखेंगे, ए बाबू जब पहली संख्या जब यहाँ पे 14 रखोगे और 14 प्लस y हो जाएगा, तो 14 उधर जाएगा तो 27 में से 14 घटेगा तो कितना होगा, 13 होगा, यानी कि y = हो जाएगा 13, y = हो जाएगा 13, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। लेकिन अगर तो कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि नहीं सर हम इसको पहली संख्या मानेंगे, तो जब इसको पहली संख्या मानोगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, यानी यही आंसर हो जाएगा। या तो आप ये करोगे तो भी गलती नहीं, ये करोगे तो भी गलती है नहीं है ना। यानी दोनों तरीका से कर सकते हो, दोनों मान आपका सही है, दोनों आंसर सही है। अगर तुम 14 मानोगे तो 13 आएगा, है ना, अगर 13 मानोगे तो 14 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो यही आपको बाबू, यही आपके प्रश्न है और प्रश्नों का आपका ये सॉल्यूशन है। आप देखते रह सकते हो कि बेहतरीन तरीके से प्रश्न किया गया है। तो ऐसे प्रश्न आपको 4 से 6 नंबर में करने को देखने को मिलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। क्या ये सवाल समझ में आया है सभी बच्चों को, आया है कि नहीं आया है। आगे बढ़ूँ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आगे बढ़ूँ, सभी प्रश्नों को नोट कर लो। चलिए धीरे धीरे अब आप लोगों को बड़े बड़े प्रश्नों की तरफ हम लेके चल रहे हैं बाबू। आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े प्रश्नों का तरफ हम लोग चल रहे हैं। यानी कि अब जो प्रश्न आप लोग को देखने को मिले हैं वो सभी के सभी प्रश्न आपको एग्जाम में 4 नंबर में देखने को मिलेगा। कितने नंबर में, 4 नंबर में और 6 नंबर में देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप लोग अब छोड़कर नहीं जाना है। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये प्रश्न आने वाले हैं, है ना। सबसे खतरनाक प्रश्न तो अब आने वाले हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट तो सब है भाई। अब ये चीज़ देखकर नहीं जाओगे ना तो अब समझो कि बहुत बड़ी गलती करोगे। अब मान लो कि आप पूरे साल पढ़ाई किए नहीं हो और तुम सोच रहे हो कि ऐसा कोई मूल मंत्र है जो बता दे कि पढ़ लें, अब बता रहे हैं तो तुम भाग रहे हो। और जब यही भाग जाओगे यहाँ से तो समझ जाओ कि तुम्हारा नंबर वो भाग जाएगा, तुम्हारा नंबर वो भाग जाएगा, आएगा एकदम लेके फिरते रहना। अरे यार नंबर ऐसा लाओ कि थोड़ा कोई पूछे तो बताने लायक हो, है ना। उसके लिए पढ़ो ना यार, उस दिन के लिए पढ़ो। जिसको नहीं पूछना होता है वो भी पूछता है, बताओ फलाना कितना नंबर आया, बताओ। अगर तुम्हारा नंबर आएगा कम तो कितना शर्मिंदगी होगा कि नहीं होगा। तो उस दिन के लिए पढ़ो यार, आओ मेहनत करो। जब हम कर सकते हैं तुम्हारे लिए तो तुम भी करो, अपने माता पिता के लिए करो, अपने लिए करो।
ठीक है, अंत में जो बचेगा वो टीचर के लिए हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आ जाओ। अब मेरे प्यारे रसगुल्लो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से यानी कि भूमि का कोई एक बिंदु होगा और मीनार का एक पाद बिंदु होगा, यानी कि कोई मीनार है और एक मीनार का एक पाद बिंदु है, यानी कि मीनार के ऊपर वाले हिस्से को हम शिखर यानी कि बोलते हैं और निचले वाले हिस्से को हम पाद बिंदु बोलते हैं। यानी कि भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का एक पाद बिंदु होगा यानी कि मीनार है और मीनार का एक पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। बोला है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये 30 मीटर की दूरी है बाबू। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना है? 30 मीटर की दूरी है। कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू? तो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि मीनार की ऊंचाई h, यानी कि ये वाली दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा, है ना? ऊंचाई पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जरा बताओ ये क्या है दिख रहा है आपको? तो ये लंब दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? आधार दिख रहा है। तो लंब और आधार कहाँ देखने को मिलता है? लंब आधार तो सर tan थीटा के फॉर्मूला में देखने को मिलता है। तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? पहले तुम मान तो लो यार, पहले मान तो लो कि माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई, ऐसे ही प्रश्न करना है बोर्ड एग्जाम में एकदम, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है ना? एग्जामिनर को समझाना है, एकदम समझाना है, ये समझना है कि कुछ को कुछ आता ही नहीं है, एकदम अच्छा से एकदम अपने कॉपी को लिखना है सुंदर से एकदम। मीनार की ऊंचाई h है, हमको देखना है कि ये लंब है, ये आधार है, tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे में आधार। क्या होगा बाबू? लंब बटे में आधार हो जाएगा। एक बात बताओ, tan तो tan हो गया, थीटा के जगह पर कितना लिखोगे? 30। लंब कितना है? तो सर h है। आधार कितना है? सर 30 है। और tan 30 अंश की वैल्यू कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई? तो 1/√3 होता है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई समय कम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ कि आप पढ़िए, जल्दी जल्दी सीखिए, रिवीजन करिए, है ना? h बटे में 30 हो गया, h से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा √3h और इधर होगा मेरे भाई 30 से कम 30 और यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकता है, दुनिया का कोई मास्टर गलती नहीं काट सकता है ना? लेकिन चाहोगे कि सर हमको और आंसर प्योर लाना है तो मेरे प्यारे भाई आप कर दीजिए परमेयीकरण। और परमेयीकरण कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई? जरा यहाँ सुनो, यहाँ पर h इक्वल टू 30/√3 है ना, जो नीचे अंक होता है उसी से ऊपर भी गुणा कर दो, उसी से नीचे भी गुणा कर दो। तो 30√3 में गुणा करोगे, 30 से √3 में करोगे तो 30√3 होगा और नीचे √3 से √3 में करोगे तो केवल 3 होगा। बोलो 3 दहिया 30, तो बोलो मेरे प्यारे h इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10√3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 10√3 मीटर आपका आंसर होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई 10√3 मीटर आपका क्या आ जाएगा? तो बच्चों यहाँ से इसका आंसर जो है वो 10√3 मीटर आंसर है। चूंकि वीडियो कट हो गई थी क्योंकि स्टूडेंट बाबू फुल हो गया था और इसके लिए मैं आपसे अब क्षमा मांगना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग गलत ना सोचें, समझ रहे हो ना? तो यहाँ से h इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर परमेयीकरण क्या हो समझ सकते हो? जब यहाँ पर कोई छोड़ दोगे ना तो इसका दुनिया कोई मास्टर यहाँ से गलती नहीं काट सकता है। परमेयीकरण किया हो 30/√3 है, √3 से √3 ऊपर नीचे गुणा किया हो, तो यहाँ से देखे बाबू कि 30√3 हो गया, नीचे √3 गुणा किए हैं तो केवल 3 होगा, 3 दहिया 30 आंसर आ गया, यानी कि 10√3। यहाँ पे मीटर लगाना मत भूलिएगा, गलती हो जाएगा, है ना? मीटर लगा दिया हमने, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो है आपका आंसर आ चुका है कितना? तो 10√3 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम लोग। बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और बच्चों ये जो भी प्रश्न है ना, अब वो 4 नंबर में प्रश्न आ रहे हैं तो इस वीडियो को अब छोड़कर जाना ही नहीं है ना? ये प्रश्न सारे के सारे मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार के पेपर में एकदम छपने वाले हैं, है ना? और ये प्रश्न बाबू कह रहा है क्या कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री दिखे तो उन्हें हम उन कोणों को ज्ञात करो कि क्या होगा, है ना? उन कोणों को ज्ञात करो बाबू कि क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात कह रहा है क्या कि संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई दो कोणों, किसी भी दो कोणों का योग 180 नहीं आना चाहिए, है ना? कि किसी भी दो कोणों का योग यदि 180 आ रहा है तो वो संपूरक कोण है ना? समझ रहे हो ना? अगर 180 नहीं आ रहा तो समझो कि कुछ दूसरा ही है। किसी भी दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो वह पूरा कोण होता है, और किसी भी दो कोणों को जोड़ने पर मेरे भाई अगर 180 आ रहा है तो वो याद रखिएगा संपूरक कोण होगा, है ना? आइए, तो मेरे भाई हमको पता ही नहीं है कि कौन सा कोण है, तो मेरे भाई ना छोटा बड़ा कोण का तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना छोटा कोण, बच्चों माना छोटा कोण x डिग्री और माना बड़ा कोण जो होगा हमने मान लिया मेरे प्यारे भाई y डिग्री मान लिया। तो मेरे भाई शर्त पहला कह रहा है कि जो छोटा कोण है क्या
कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिखे, तो बड़ा कोण कौन है, y, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो 18 ये अधिक है पहले से, हमको बराबर करना है तो हमको 18 इधर जोड़ना होगा। इसको बना लिए समीकरण नंबर 1। फिर शर्त दूसरा मेरे भाई कह रहा है क्या, आपको पहले भी पता होगा कि दो समपूरक कोण यानी कि किसी भी दो कोणों को योग जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तभी वो समपूरक कोण होगा। किसी भी दो कोणों को जोड़ेंगे अगर 180 आ रहा है तो समझ जाना समपूरक कोण होगा। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या y का मान x प्लस 18 है, y का मान x प्लस 18 है, क्या मैं उसको मान को रख दूं इसमें, तो y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान बच्चों समीकरण 2 में रखने पर, और यहाँ से बच्चों देखो हम क्या रख रहे हैं, तो यहाँ से रख रहे हैं y की वैल्यू इतना जो है इसमें रखूंगा, तो x प्लस y की जगह पे रख दो, x प्लस 18 इक्वल टू ये 180 हो जाएगा। x में x जोड़ोगे तो ये सर हो जाएगा 2x, और ये प्लस बाबू 18 बराबर 180, प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 18। तो इधर कर लेते हैं जरा, 2x बराबर 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 जाएगा बाबू 6, आगे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, बचेगा ना। फिर से देख लो, x में x जोड़ोगे 2x हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा बराबर 180, प्लस 18 उधर गया माइनस हो गया, घटा दो, 10 में से 8 गया 2 हो गया, 7 में से गया 6 हो गया, आगे 1 हो गया, इधर 2x, 2 से कटा दो तो 2 8 16, यहाँ से 2 एकम 2, यानी x इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो 81 डिग्री यानी 81 डिग्री, यानी कि ये x का मान कौन है, तो x सर छोटा कोण है, यानी कि छोटा कोण कितना आ गया 81, और छोटा कोण जब तुमको पता हो गया तो क्या मैं समीकरण 1 में रख दूं, यानी x की जगह पर अगर 81 रख दूंगा और इसमें जोड़ दूंगा तो क्या ये आ जाएगा y की वैल्यू, यानी कि बड़ा कोण आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो x का मान कहाँ रखने पर, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे गलती हो जाएगा, नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो x का मान स्टेप पर ही नंबर मिलते हैं गणित में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आओ भाई रखते हैं इसमें, तो y इक्वल टू एक्स की जगह पर हम 81 रखेंगे और प्लस 18 यानी का 18, मेरे भाई जोड़ दो 8 1 9 8 1 9, यानी कि y इक्वल टू 99 डिग्री आ जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे रसगुल्लो ये बड़ा कोण हो जाएगा वो 99 हो जाएगा, है ना। आप पता है इन दोनों को जोड़ लो, देखो 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 9 1 10 का 0 80 लगा 9 8 17 1 18 आया कि नहीं आया। तो देखो किसी भी दो कोणों को जोड़ोगे अगर 180 आ रहा है तो ये संपूरक कोण है, तो ये दोनों अपने आप में एक संपूरक कोण है, समझ रहे हो ना बाबू, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अब हम चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए एकदम इत्मीनान से, बढ़िया तरीका से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से। बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं, अभी रुको, अभी तो प्रश्न अभी तो आ रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, पनप रहे हैं प्रश्न एकदम एकदम पॉकेट में से, देखो ना पॉकेटवा में से निकाल रहे हैं, कभी इधर से निकाल रहे हैं कभी इधर से निकाल रहे हैं, है ना, निकाल रहे हैं और निकाल के तुम्हारे सामने एकदम स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं, है ना एकदम। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अरे बाप रे बाप, ये प्रश्न तो खतरनाक है भाई, ये प्रश्न अपने आप में एकदम खतरनाक है। आओ भाई प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति से प्रश्न लेकर आया हूं, और ये प्रश्न बाबू ये प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो जितना लगाना है। और ये प्रश्नों को दो तरीके से करना होगा, लेकिन सबसे आसान मेथड में आपको बताऊंगा, और इसी विधि से करके आ जाना, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन एकदम नंबर मिलेगा और तुम्हारा समय भी बचेगा। और इस समय बचाना है तो आपको कुछ फार्मूले भी याद होने चाहिए त्रिकोणमिति से, तभी तो कर पाओगे, नहीं याद होगा तब तो बड़ी पछताओगे। आओ जरा मेरे भाई, पछताना नहीं है, हमें तो किस बात का गम है। आ जाओ मेरे प्यारे रसगुल्लो, जरा एक बात बताओ, कह रहा है प्रश्न यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो इतना का मान होगा क्या होगा, वही तो पता करना है क्या होगा। आओ भाई साहब कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है, तो क्या आपको लग रहा है ऐसा लग रहा है कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है, अलग अलग है, प्लस में एक माइनस में है, तो क्या ये फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन विद्यार्थी बताएगा, कौन मेरे प्यारे रसगुल्ला बताएगा कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो वहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बटे में 1 प्लस कॉस है फिर 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 1 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल सर। ये मेरे भाई जरा एक बात बताओ,
1 का स्क्वायर कितना होगा? तो सर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, और बटे में 1 का स्क्वायर 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस अपान साइन जहां भी दिखेगा हमने कहा था कि कॉट लिख देना। और चूंकि बाबू एक बात बताओ, इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे। एक बात बताओ कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलो यार, अरे बताया था ना कि इस अगर पावर है तो इसके एक बार इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो हम इसको खींच लिए हैं बाहर की तरफ, है ना। तो बताओ क्या ये कॉस बटा में साइन है तो कॉस बटा साइन लिख दिए, स्क्वायर को बाहर कर दिए, और कॉस बटा में साइन जहां भी दिखेगा वहां पे क्या लिखोगे? कॉट लिखेंगे, है ना। इसका स्क्वायर हो गया। बताओ कॉट थीटा लिखेंगे? हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। और कॉट थीटा का मान कितना दिया था बच्चों? तो कॉट थीटा का मान दिया था 7/8, और हमने लिख दिया स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये रहा आपका आंसर। बोलो आया कि नहीं मजा? क्या ये आसान है? तो ये सबसे आसान मेथड है, और ऐसा प्रश्न आपको शायद ही कोई बताया होगा। आपको अगर आ रहा है और बताया होगा तो बहुत अच्छा है कि आपको अच्छा गाइडेंस मिला है और अच्छे टीचर से पढ़े हो आप, है ना। बहुत मजा आया। बोलो बच्चों आया कि नहीं आया? बोलो यार, आया ना। तो ये सबसे इजी मेथड है, आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे और हल कर पाएंगे, और बेहतरीन तरीके से आप अपने टाइम भी बचा पाएंगे। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्नों की तरफ, देर ना करते हुए। टिक 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 टिक। बच्चों ये प्रश्न तो ऐसा कोई साल नहीं होगा ये जिसमें कोई ये प्रश्न पूछा नहीं होगा, है ना। ऐसा कोई साल ही नहीं है, ऐसा कोई कोड नहीं है, ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं होगा। अरे भैया हर साल पूछा है, हर साल पूछा है बाबू, हर साल पूछा है। या तो बहुलक पूछे, या माध्य पूछे, या माध्यिका पूछे, इन तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। तीनों में से जरूर कोई एक पूछेगा। तो इन तीनों में से एक पूछेगा तो मेरे भाई तीनों को आप लोग को देख लेना है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको क्या बता रहा हूँ मैं? बहुलक बता रहा हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात करो। ये जो आपको ये मैं ऐसे ऊर्ध्वाधर लिखा हूँ ना, आपको किताब में जो आपके पेपर में देगा ना बाबू, तो वहां से आपको पॉट करके देगा, ठीक है। हमने पहले से ही लिख रखा है क्या चीज? ऊर्ध्वाधर की स्थिति में। बाबू आपको निकालना क्या है? तो निकालना है बाबू आपको क्या चीज? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। और आपको पता होगा कि बहुलक निकालने की कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं बाबू? फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं फॉर्मूले? तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हम लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुलक इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू हो जाएगा H। क्या होता है बाबू? H। यानी कि F1 माइनस F2 F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। क्लियर है? क्लियर है ना। आइए तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक निकालना है तो हम देखेंगे कि L1 की वैल्यू पता करना होगा, F1 का F0 का 2 और F1 का F0 का F2 का और H का। तो सबसे पहले जिस दिन हमारा मान निकल जाएगा ना, उस दिन हम सबका मान जैसे कि सबका मान हम रखेंगे और वहाँ से हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो बच्चों पहले यही चीज़ें आपको निकालना सीखना है। जब यही चीज़ें तुमको पता ही नहीं है कि कौन किसका मान दिया है, तो तुम क्या फार्मूला में रखोगे? नहीं रख पाओगे। जब नहीं रख पाओगे तो हल ही नहीं कर पाओगे। आओ देखो बच्चों कैसे कर रहे हैं। तो बारंबारता वाली लाइनों में आ जाना है। जब भी बहुलक निकालना है तो बारंबारता वाली लाइनों में आना है, और बारंबारता वाली लाइनों में सबसे पहले देखना है कि उसमें बड़ी वाली अंक कौन है। तो सबसे बड़ा अंक कौन दिखाई दे रहा है? तो बच्चों आपको सबसे बड़ा अंक जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। और जो सबसे बड़ी अंक जो तुमको दिखाई दे रहा है ना 7, वही मेरे प्यारे रसगुल्लो वो है F1 की वैल्यू। किसकी मान है? F1 का मान है। किसका मान है? F1 का मान है। तो यहाँ से हमको एक पता चल गया बात कि F1 का जो मान दिया है ना बाबू, किसका मान? तो F1 का जो मान दिया है ना वो दिया है 7। हमने जैसे जैसे मिल रहा है वैसे लिख रहा हूँ। अब इसके पहले चले जाओ, इसके ऊपर जाओगे ना, इसके ऊपर, तो वो मिलेगा F0 का मान। तो F0 का मान मिल गया मेरे भाई 4। इसके F1 के नीचे आ जाओगे तो मिल जाएगा F2 का मान। क्या मिल जाएगा बाबू? यहाँ से मिल जाएगा आपको F2 का मान। तो F2 की वैल्यू कितना मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। मिल गया, यानी कि हमको F0, F1 और F2 का मान मिल चुका है। अब देखिए, जो इसमें सबसे बड़ी अंक जो देख रहे हो ना F1, उसके सामने जब आ जाओगे तो आपको ये वर्ग अंतराल में आ जाओगे, और वर्ग अंतराल में जब आओगे तो इस 30 में से 20 घटाओगे ना तो मिल जाएगा H का मान। किसका मान मिल जाएगा? H का मान। तो 30 में से 20 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 10। तो ये आपका मिलेगा H का मान। और जो सबसे पहला जो मान है ना ऊपर, ये वर्ग अंतराल में जो देख रहे हो, वर्ग अंतराल में ये वाला, तो ये वाला मान जो होता है वो L1 का मान होता है। यानी कि L1 का मान 20 है, यानी कि L2 है, L2 में से L1 घटाए हैं तभी H का मान आया है। यानी हम
सबका मान निकाल चुके हैं और सबका मान निकाले हैं, तो इसमें रख देंगे और निकल जाएगा हम लोग का। तो मेरे भाई बहुलक इक्वल टू फार्मूला L1 है, और L1 के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले L1 के जगह पे रखेंगे हम 20। अब प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान 7 है, और माइनस F0 का मान कितना है, 4 है, और बटे में 2। F1 का मान फिर 7 और माइनस F0 का मान फिर 4 और माइनस F2 का मान बच्चों क्या है, 3 है। और यहाँ से H की वैल्यू बताओ जरा क्या है, तो H की वैल्यू हो जाएगी 10। बस रखो। 20 प्लस 7 में से 3 घटाओगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या होगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 2 7 हो जाएगा 14, 2 7 क्या होगा 14, और माइनस 4 माइनस 3 माइनस का हो जाएगा 7, और गुणे हो जाएगा बच्चों 10। आ जाओ, तो 20 10 में 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा ऊपर, है ना। नीचे क्या होगा, तो 14 में से 7 घटा दीजिए तो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। क्या करिए, तो 30 में 7 से भाग कर दीजिए, तो 30 में 7 से आप भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। ऊपर से उतरा 2, 10 मोलो लगाओगे 0, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ से 7 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6, है ना, यहाँ से हो जाएगा 6, और 0 लगाओगे 7 8 56, यानी कि ऐसे करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि हम लिखना चाहें अगर, तो 20 प्लस 4.2 मान के चलो क्या आया, है ना। यहाँ से आगे चलता आ जाएगा। अब इस दोनों को ही जोड़ दो बच्चों, क्या कर दो, जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 20 आप 10, यहाँ पे देखिए जोड़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, कितना पहले तो गलती कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 20 4 24, तो ये हो जाएगा 24.2। कैसे जोड़ते हैं, तो 20 के आगे कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के अपना मन से 0 लगा लो, और ये 4.2 है तो जोड़ दो ना, तो यहाँ से हो जाएगा 24.2 आंसर। यानी कि यहाँ से निकाल पाओगे बच्चों, यहाँ से तो निकाल पाओगे क्या चीज़, तो ये हो जाएगा बहुलक, और बहुलक का जो आंसर है बाबू तो हो जाएगा 24.2 हो जाएगा राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो इस कंडीशन में ऐसे मतलब जब भी पूछेगा तो मेरे भाई बहुलक कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है बहुलक का सूत्र हो गया है, हमने सबका मान निकाल चुके हैं, और सबका मान निकाल करके बच्चों हमने बहुलक का मान भी निकाल लिया है। तो कितना आसान है, तो बहुलक निकालना सबसे आसान है। और इसके पहले अब माध्य निकालना सीख जाना, देख लेना, मैं जाकर के देखो सभी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, और वहाँ पे जाइए, कुछ चीज़ें हैं और वहाँ से सीखिए माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, वहाँ पर आप जाकर के एक वीडियो में देख सकते हैं। समझ रहे हो ना, अगर नहीं सीखे हो तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको क्या सिखाया हूँ, बहुलक निकालना सिखाया हूँ। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न तो अपने आप में कमाल करता है भाई, कमाल करता है। अगर जहाँ भी आपको बच्चों देखने को मिल जाए प्रश्न ना एग्जाम में कि रूट वाला ये प्रश्न आ गया है, तो आपको दिमाग में एकदम बिठा लो कि इसका परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, और परमेयीकरण करते हुए हमको इसको सिद्ध करना है, इतना हल करते हुए हम इसको लाना है भाई। आओ देखो कैसे लाते हैं बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो देखो कैसे लाते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है ना, तो और बटे में 1 माइनस साइन ए है, तो हमने क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन ए लिख दिया हमने, और बटे में 1 माइनस साइन ए लिख दिया। कोई दिक्कत है, और ये तो अभी कुछ नहीं किया है, हम परमेयीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परमेयीकरण। तो भाई लिख देते हैं एक बार थोड़ा, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर। अब तो परमेयीकरण करेंगे तो नीचे देखेंगे कि क्या है, तो माइनस है। अगर माइनस होगा तो प्लस ला के करेंगे ऊपर नीचे, और अगर प्लस रहेगा तो वो माइनस ला के करेंगे। तो माइनस साइन ए ना, तो 1 माइनस साइन ए है तो हम करेंगे 1 प्लस साइन ए, और बटे में बबू करेंगे 1 प्लस साइन ए। समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। आगे देखिए, तो 1 प्लस साइन ए हो गया, 1 प्लस साइन ए हो गया, तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ बाबू कि 1 प्लस साइन ए का होली स्क्वायर, और बटे में बताओ 1 माइनस साइन है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है। तो क्या मैं इसको, ये फार्मूला चला गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला पे बाबू चला गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर, और माइनस बी की जगह पे साइन तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है। अब एक बात बता दो मेरे प्यारे रसगुल्लो कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो हमने क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और माइनस साइन। अच्छा एक बात बताओ, मैं आगे स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, यहीं से कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस साइन स्क्वायर ए, चलो कर ही देता हूँ, चलो तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा, नहीं तो कहोगे कि सर जी कहाँ से लिख दिए हैं। चलो बाबू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, लिख सकते हो। एक बात बताइए कि 1 प्लस साइन ए ऊपर में 2 बार है क्या, तो 2 बार है, तो उस बात को क्या मैं एक बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि रूट के अंदर 2 चीज़ होता है, तो उसको हम एक बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
कॉस स्क्वायर भी 2 बार है, तो यानी कि उसको भी निकाल लेते हैं तो हो जाएगा कॉस ए। इतना काम कर लोगे। और जब भी अगर इस कंडीशन जैसा बन जाएगा ना, इस कंडीशन जैसा अगर सवाल बन गया तो समझो कि सवाल हल हो गया। एक बार 1 के नीचे लिख दो कॉस को, और एक बार साइन के नीचे लिख दो मेरे बच्चा कॉस को। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम कर दो। 1 कॉस ए किसका व्युत्क्रम होता है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो सेक ए का व्युत्क्रम होता है। और साइन बटा कॉस आता है, वहाँ पे क्या लिखते हैं हम हमेशा? टैन लिखते हैं, 1 टैन ए लिखते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यही प्रूफ करना था क्या? बोलो, यही करना था क्या? बोलो, यही प्रूफ करना था? हाँ सर, यही करना था। यानी कि हमको इसको हल करते हुए हमको ये हल करना लाना था। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, कितने आसानी तरीके से। आप याद रखिए, दिमाग में रट लो यार, जहाँ रूट वाला आएगा फटाक से परमेयीकरण करेंगे, खटाक से एकदम प्रश्न हो जाएगा, है ना? तो एकदम मज़ा आ जाएगा एकदम। प्रश्न अगर ऐसा प्रश्न आ जाए हमारे द्वारा बताया गया, बोलो बाबू, आएगा कि नहीं आएगा? बवाल मचा के आओगे ना पेपर में, पेपर में आप बवाल मचा के आओगे ना शिवम सर के द्वारा पढ़ करके। बोलो भाई, आओगे कि नहीं आओगे? कमेंट में कुछ बोलते नहीं तो लोग एकदम शांति सन्नाटा छाया हुआ था। क्या हो जाता है तुम लोगों को? कुछ तो बोलो। हो गया, आगे चले? चलिए, तो बच्चों 35 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। कह रहा है क्या निकालना है? ए की वैल्यू पता करना है कि ए का मान क्या होगा। और बच्चों आपको समान यहाँ दिया है कि यदि इतना 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 का समांतर माध्य 10 है, तो आपको ए की मान पता करना है कि ए का मान कैसे निकालना है। तो बच्चों पहली बात को आपको यही चीज़ देख करके घबरा जाओगे, अरे यार 3 बार ए लिखा है और ए का मान निकालना है, कैसे होगा? तो भैया घबरा जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं। एकदम शांति से सुनो ना, देखो ना। पढ़े हो क्या? क्या पढ़े हैं सर? क्या पढ़े हैं सर? मेरे भाई, समांतर माध्य का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? पहले हमको ये बताओ। तो सर समांतर माध्य का इसमें फॉर्मूले में क्या है सर? समांतर माध्य जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग और बट्टे में बबू हो जाएगा कुल संख्या। क्या हो जाएगा? कुल संख्या हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। बच्चों समांतर माध्य कितना दिया है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो समांतर माध्य दिया है 10। तो समांतर माध्य के जगह पर हमने 10 लिख दिया। सभी संख्या का योग, यानी यह संख्या ही तो दिया है, ये सभी संख्या ही तो दिया है। और सभी संख्या लिख लेंगे a-1, a-1 जोड़ना है सबको। और यहाँ पर a+5, फिर a+17 कर लिया हमने। और बटे में कितनी संख्या थी? 1 2 3, 3 संख्या थी, तो कुल संख्या हमने जोड़ लिया 3। और नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लिया। बोलो, यहाँ से मेरे प्यारे रसगुल्लो 10/1 हो गया, बराबर a 3 बार है तो 3a। चलो हल कर लो। 17 गो 5 गो 22 गो, 22 में से 1 घटा दो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो 21 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और बटे में क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई करा दो, 3 गुणा 10 तिहाई हो जाएगा 30। और ये 30a से 30a और प्लस 21 है, तो 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा। और 10 तिहाई ये 30 हो जाएगा। 21 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 30 माइनस का 21। सभी को हम धीरे धीरे भेजेंगे उधर, देखो ध्यान से। तो यहाँ से 3a बराबर हो जाएगा 30 माइनस 21। तो यहाँ से कुछ बचेगा क्या? 3a बराबर 30 में से 21 घटाओ, कितना होगा? 9। होगा कि नहीं होगा? और ये 3 3 के 9, यानी a = आ जाएगा आंसर बाबू 3। यानी अब हमको यही निकालना था। बोलो, a का मान ही पता करना था, और a का मान हमने अच्छी तरीक़ा से पता कर लिया है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न और आज की सेशन बहुत ही मज़ा और बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पाए होंगे और सीख पाए होंगे। और अगर बाबू अभी भी आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ें हैं, तो आप लोग को पहले रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं जो चैप्टर से आपको प्रश्न समझ में नहीं आए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन तक बच्चों हम यहीं तक रोकेंगे, और अब हम अगले सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे। ठीक है, अगले सब्जेक्ट को कोई दूसरा सब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, तो ये मैथ का जो चैप्टर है, और मैथ का ये मैराथन ये चल रहा था क्लास, जो आप लोगों को सभी चीज़ों का ये निचोड़ है। सभी चैप्टर से कुछ प्रश्न हैं आपके सामने जो लेकर आए थे, और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न और आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। और प्यारे रसगुल्लो, आप लोग थोड़ा हमको एक बात बताइए, कमेंट में करके बताइए कि हाँ सर आज की क्लास बहुत ही अच्छा है, और आज हम लोग को थोड़ा साहस मिला है और मैं कुछ कर सकता हूँ। जल्दी से ज़रा बताओ कमेंट में फटाफट लिख कर बताओ कि हाँ सर आज की क्लास बहुत अच्छी चली है और मुझे कुछ समझ में आया है। जल्दी बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी। जल्दी बताओ कौन कौन जुड़े हैं, पहले ये तो बताओ कि आधे अधूरे में सब लोग छोड़ के भाग गए, सब लोग आधे रास्ते में ही भाग गए, मंजिल तक कोई नहीं पहुँचा। देख तो बताओ कमेंट में कौन, अपना नाम बताओ कौन है जो लड़का जो हाँ
कि मंजिल तक पहुंच गया है, पूरा वीडियो देखा है भैया? जो देखा है वो तो उसका मजे मजे है, बल्ले बल्ले है। एग्जाम में क्वेश्चन तो उसको छूटा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, है ना। बहुत सुंदर मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत प्यारे प्यारे रसगुल्लो मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अंत तक जुड़े रहे हैं हमारे साथ। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। ऐसे ही हम भी आपके लिए हम मेहनत करते रहें मेरे प्यारे भाई, है ना। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, समझ रहे हो मेरे प्यारे भाई। चलो, तो आज की सेशन को बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अब मिलेंगे, और आप लोग मेरे प्यारे रसगुल्लो एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके आना। और मैं अब माँ सरस्वती से और ऊपर वाले से कृपा करता हूँ कि आप लोगों का एकदम एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से जाए। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई प्यारे रसगुल्लो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।